नौकर भारी उपहार पेटियां लेकर इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। विवाह संबंध से जुड़े लिन, सन और लियू परिवार विशेष रूप से उदार थे। शिष्या होने के नाते लियू याओवन के परिवार ने भी एक अच्छा उपहार देने के लिए पर्याप्त राशि का योगदान दिया। अन्य व्यापारी और जमींदार, चाहे वे छोटे हों या बड़े, पीछे न रह जाने से डरते थे, इसलिए उन्होंने सोना, चांदी, चावल, कपड़ा और दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां भेजीं, जिनसे गोदाम भर गए। उपहारों से भरी गाड़ियों का जुलूस छावनी के द्वार से लेकर शहर के पश्चिमी छोर तक फैला हुआ था, जिसे देखकर असंख्य लोग मंत्रमुग्ध हो गए। ये सचमुच एक शानदार दृश्य था। हॉल में खड़े ली किंगफेंग बाहर हो रही घोषणाओं को सुन रहे थे और अंदर लाए जा रहे सामानों को देख रहे थे। उनकी आंखें चमक उठीं और वे अपने चेहरे पर मुस्कान छिपा नहीं पाए। पैसों की कमी, खाने की कमी, अब सब कुछ ठीक था। भोज शुरू हुआ, गिलास आपस में टकराए और ली किंगफेंग मुस्कुराते हुए खड़े हो गए, अपना गिलास उठाया और जोर से घोषणा की। देवियों और सज्जनों, आज मेरे छोटे भाई ली किंगहे का 16वां जन्मदिन है। आप सभी ग्रामीणों, विशिष्ट अतिथियों और मित्रों का यहाँ उपस्थित होकर हमें सम्मानित करने के लिए हार्दिक आभार। अपने भाई की ओर से मैं, ली किंगफेंग, आप सभी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। आपके उदार उपहारों के लिए और उससे भी अधिक किंगजुआन न्यू टाउन के समर्थन के लिए धन्यवाद। ये बस एक साधारण भोजन और थोड़ी सी शराब है, आशा है आप सभी इसका आनंद उठाएंगे। अमर गुरु ली को बधाई, गैरिसन कमांडर को बधाई, चौथे युवा स्वामी को अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की शुभकामनाएं। सभी अतिथियों ने एकमत होकर अपने गिलास उठाए और साथ में पिया। पल भर में ही सब लोग प्रसन्न हो गए, हंसने हंसाने लगे और वातावरण अपने चरम पर पहुंच गया। जन्मदिन का भोज सूरज डूबने तक चलता रहा और मेहमान पेट भर खाने पीने के बाद एक एक करके विदा लेने लगे। सैन्य छावनी के प्रवेश द्वार पर ली किंगफेंग ने व्यवस्था कर रखी थी। प्रबंधक और नौकरों ने उदारतापूर्वक दान देने वाले प्रत्येक धनी परिवार को उच्च गुणवत्ता वाली महोगनी की लकड़ी से बना एक छोटा, सुंदर नक्काशीदार बक्सा सादर भेंट किया। प्रतीक्षा कीजिए, स्वामी वांग, यह मेरे गैरिसन कमांडर की ओर से एक छोटा सा उपहार है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। सेवक ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भगवान, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मास्टर वांग ने डिब्बा उठाया, जो उनके हाथ में थोड़ा भारी लग रहा था। उत्सुकतावश उन्होंने उसे थोड़ा सा खोला और उसमें से हल्की सी औषधीय सुगंध निकली। अंदर एक गोली थी जो लौंग के आकार की थी और उसका रंग गर्म और चमकदार था। यह क्या है? यह मेरे गुरु द्वारा अनमोल मानी जाने वाली, ऊर्जा बढ़ाने और रक्त को शक्ति प्रदान करने वाली एक गोली है, एक दिव्य कलाकृति। ये जीवन शक्ति को पोषण देने में अत्यंत प्रभावी है और ऊर्जा और रक्त की कमी से ग्रस्त या गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों पर चमत्कारी प्रभाव डालती है। ये नाजुक क्षणों में जान भी बचा सकती है। बटलर ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए रहस्यमय ढंग से कहा। फुफकार, मास्टर वांग हौंफने लगे, उनके हाथ कांप रहे थे। ये तो जीवन रक्षक औषधि थी। इसका मूल्य उनके द्वारा दिए गए उपहार से कहीं अधिक था। उन्होंने जल्दी से डिब्बे को कसकर पकड़ा और छावनी शहर के द्वार की ओर बार बार प्रणाम किया। गैरिसन कमांडर ली को बहुत बहुत धन्यवाद। यंग मास्टर ली को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना उदार उपहार। मैं, वांग, निश्चित रूप से इससे भी बड़ा उपहार तैयार करूंगा और किसी दिन व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलकर अपना आभार व्यक्त करूंगा। वह कीमती बक्सा लेकर चल रहा था और उसके कदम हल्के होते जा रहे थे। जिन अन्य धनी परिवारों को ये गोलियां मिलीं, उनकी प्रतिक्रिया भी वैसी ही थी। वे सभी बेहद खुश हुए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ तो वापस जाकर अनाज की 3 और गाड़ियां भेजना चाहते थे। अमरता की गोलियों का यह उपहार बहुत उदारतापूर्ण था। गैरिसन कमांडर ली बहुत दयालु थे। दिन भर चहल पहल से भरी चौकी आखिरकार शांत हो गई। नौकरों ने बिखरे हुए बर्तनों और प्यालों को साफ किया। आंगन के अंदर मोमबत्तियों की रोशनी तेज थी और ली परिवार के केवल 6 सदस्य ही बचे थे। ली दाशान, झांगशी, ली किंगशान, ली किंगलिन, ली किंगफेंग और ली किंगहे, जो एक साथ बैठे थे और अपने तालू को साफ करने के लिए ताजगी भरी चाय पी रहे थे। ली किंगहे ने मुस्कुराते मुस्कुराते अपना चेहरा रगड़ा और अपने तीसरे भाई की ओर देखा। क्या अब आप संतुष्ट हैं? पैसा तो उपभोक्ता से ही आता है और आपको अच्छी प्रतिष्ठा भी मिलती है। ली किंगफेंग मुस्कुराया और अपनी चाय का कप उठाया। सबके लिए फ़ायदेमंद, सबके लिए फ़ायदेमंद। चौथे भाई, आपने हमारे परिवार की बहुत मदद करने के लिए अपनी थोड़ी सी शांति और सुकून का त्याग किया। आखिरकार हिसाब किताब सामान्य हो गया है और हम एक समृद्ध नव वर्ष मना सकते हैं। उन्होंने बड़े चाव से चाय की एक घूंट ली। ली दाशान ने अपनी चाय का कप नीचे रखा, गला साफ किया और अपने चारों बेटों की ओर देखते हुए उनकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। ठीक है, उत्सव समाप्त हो गए हैं और नया साल बस आने ही वाला है। हमें अगले वसंत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी है, पैतृक हॉल को खोलना और पारिवारिक वंशावली स्थापित करना। हमें इसके लिए नियमों और विनियमों पर चर्चा करनी होगी। पुरानी कहानियाँ। कप में रखी चाय पर मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमा रही थी, जो ली परिवार के 6 सदस्यों के चेहरों पर अलग अलग भावों को प्रतिबिंबित कर रही थी।
सबसे बड़े भाई ली किंगशान ने तुरंत बातचीत को अपने हाथ में ले लिया, उनका चेहरा गंभीर था। पिताजी सही कह रहे हैं। पैतृक भवन का निर्माण एक महत्वपूर्ण घटना है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। पैतृक भवन के लिए आवश्यक लकड़ी, ईंटें और पत्थर बहुत पहले से तैयार करके शहर के पूर्वी छोर पर एक निर्धारित क्षेत्र में जमा कर दिए गए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष कर्मियों को तैनात किया गया है। शीतकालीन अवकाश से पहले नींव रखी जा चुकी थी और उसे अच्छी तरह से दबा दिया गया था। अब हम नए साल के बाद वसंत ऋतु का इंतजार कर रहे हैं। जमी हुई जमीन पिघलते ही निर्माण कार्य तुरंत शुरू हो सकता है। समय सारणी में कोई समस्या नहीं होगी। वह थोड़ी देर रुके, उनकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं और फिर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पिताजी, हमें अपने पैतृक कक्ष में पूर्वजों की पट्टिकाओं की पहली पंक्ति कैसे व्यवस्थित करनी चाहिए? क्या हमें सीधे अपने परदादा किंग युआनगोंग को स्थापित करना चाहिए या? ली दाशान ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी कमर से पाइप निकाला, धीरे धीरे उसमें से तंबाकू का एक कटोरा निकाला और मोमबत्ती की रोशनी में उसे जलाया। गर्म कमरे में तंबाकू की तीखी सुगंध फैल गई, मानो लंबे समय से भूली हुई यादें ताज़ा हो गई हों। उसने एक गहरा कश लिया, धीरे धीरे नथुनों से धुआं बाहर निकाला, उसकी निगाहें कुछ दूर कहीं खो गईं। मैं और क्या कह सकता हूँ? हमारा परिवार उन लोगों में से नहीं है जो अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। उस समय आपकी परदादी ने शिष्टाचार की परवाह किए बिना आपके परदादा को, जो सड़क किनारे मृत्यु के कगार पर पड़े थे, खींचकर घर वापस लाया। उन्होंने उन्हें दलिया और ठंडा पानी पिलाकर मृत्यु के मुंह से वापस खींच लिया। जब आपके परदादा को होश आया तो वे जीवन रक्षक कृपा के लिए आभारी थे और स्वेच्छा से आपकी परदादी के घर में खेतिहर मजदूर के रूप में रहने लगे। समय बीतने के साथ दोनों युवाओं के बीच स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित हो गईं। नहीं पिताजी, दूसरे बेटे ली किंगलिन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आपने यह बात पहले नहीं कही थी। क्या आपने यह नहीं कहा था कि मेरे परदादा दामाद नहीं थे जिन्होंने परिवार में शादी की थी? आपके अनुसार क्या वे और मेरी परदादी विधिवत विवाहित और सम्मानित दंपति नहीं होते? ली किंगशान ने अपने छोटे भाई को घूर कर देखा। दूसरे बेटे, बीच में मत बोलो, अपने पिता को बोलने दो। ली दाशान ने बीच में टोके जाने पर नाराज ना होते हुए सिर हिलाया। किंगलिन ने सही सवाल पूछा था और उसने बिल्कुल सटीक बात कही। आपने पहले जो कहा था वह शुरुआत में बिल्कुल सही था। ये दो प्रेम करने वाले लोगों के बीच एक सामान्य विवाह था। आपके परदादा परदादी के पिता एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने न केवल विवाह के लिए सहमति दी, बल्कि यह भी कहा कि वे अपनी पुत्री को दहेज के रूप में अपने परिवार की आधी संपत्ति देंगे और उन्हें भव्य तरीके से अपना परिवार शुरू करने के लिए विदा करेंगे। उनकी आवाज़ में थोड़ी भावुकता झलक रही थी। वैसे आपके दादाजी के अनुसार आपकी परदादी उस समय लीजिया गांव में बहुत सुंदर थीं। गांव के कई आकर्षक युवक उन पर मोहित थे, लेकिन किसने सोचा होगा कि वह किसी अनजान निर्धन व्यक्ति को चुनेंगी? उस समय आपकी परदादी ने उनसे शादी करने की जिद की और आपके दादाजी भी मान गए। हालांकि गांव वाले इस बारे में बातें करते थे, लेकिन किसी ने खुलकर आपत्ति नहीं जताई। लेकिन समस्या यह है, ली दाशान ने मेज के किनारे पर अपनी पाइप को हल्के से थपथपाते हुए कहा, कि जब हमारे परदादा ने घोषणा की कि वह हमारी बेटी को दहेज के रूप में हमारे परिवार की आधी जमीन, संपत्ति और घर देंगे, तो कबीले के बुजुर्गों और वरिष्ठों ने इसे स्वीकार नहीं किया। वे तुम्हारे परदादा के घर के सामने खड़े होकर बड़बड़ा रहे हैं और ऐसी बातें कह रहे हैं, बेटी की शादी करना तो ठीक है, लेकिन वे दहेज का एक पैसा भी नहीं चाहते, बल्कि परिवार की आधी संपत्ति भी दे रहे हैं। ली परिवार के गांव में ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं, यह नियमों के खिलाफ है। लोगों के एक समूह ने सम्राट गाओजू को घेर लिया और उनसे ऐसा न करने की विनती और समझाने लगे। आपके परदादा भी एक जिद्दी खच्चर की तरह थे, जो हमेशा गर्दन उठाकर चिल्लाते रहते थे, मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना? मुझे खुशी है। इससे तो बवाल मच गया। क्या आप नहीं माने? अरे, उन लोगों ने तुरंत अपना रुख बदल लिया और हमें डराने के लिए पैतृक कानून को एक बड़ी बाधा के रूप में पेश करने लगे। ली दाशान की आवाज़ अचानक ऊंची हो गई, जिसमें पुराने गुस्से की झलक थी। तुम्हारे ये सारे खेत और घर, इनमें से कौन सा तुम्हारे पूर्वजों की मेहनत, खून पसीने की कमाई से तुम्हें नहीं मिला? तुम ली परिवार की धरती पर पैदा हुए हो और ली परिवार की राख पर ही मरोगे। इन्हें परिवार के बाहर किसी को सौंपना? बिल्कुल नहीं। और फिर कुछ ऐसे भी थे जो व्यंग्य करते हुए पीठ में छुरा घोंपते हुए कहते थे, बूढ़े ली, जरा सोच समझ कर फैसला करो। अगर तुमने सच में ऐसा किया तो तुम्हारे जाने के बाद क्या तुम्हारा नाम परिवार की वंशावली में रहेगा? और कौन जाने कि क्या कोई तुम्हारे लिए पैतृक भवन में ठंडे चावल और अगरबत्ती जलाकर रखना याद रखेगा। बैंग! ली दाशान ने अपनी पाइप को मेज पर पटक दिया, जिससे चाय का कप उछल गया। तुम्हारे परदादा का स्वभाव इतना उग्र था, वो इसे कैसे सहन कर सकते थे? वे वहीं भड़क उठे, मेरी पैतृक धरोहरें, मेरी धूप बहुलताएं, क्या तुम जैसे नीच बदमाशों के लिए उन पर उंगली उठाने के लिए हैं?
अगर तुमने दोबारा गंदगी फैलाने की हिम्मत की तो यकीन मानो मैं कल अपने सारे खेत और घर अगले गांव के धनी झांग परिवार को कौड़ियों के भाव बेच दूंगा। तब देखते हैं पैतृक संपत्ति के बारे में तुम क्या कह सकते हो। ये सुनकर कबीले के बुजुर्ग भी चिंतित हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तो हमारे कुल की पीढ़ियों से चली आ रही विरासत है। तुम्हें क्या लगता है मेरी हिम्मत कैसे हुई? सम्राट गाओजू क्रोधित हो गए और दोनों पक्ष युद्ध के कगार पर थे। इस नाजुक मोड़ पर तत्कालीन कबीले के मुखिया, जो एक चतुर और अनुभवी व्यक्ति थे, ने तुरंत हस्तक्षेप किया और सुलह कराने का प्रयास किया। उन्होंने दोनों पक्षों को कड़ी फटकार लगाई, कबीले के बुजुर्गों को चुप कराया और क्रोधित परदादा को भी शांत किया। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाई और धीरे से कहा, भाई इतना गुस्सा मत करो। मेरे पास एक ऐसा समाधान है जो दोनों पक्षों को संतुष्ट करेगा, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या तुम सुनने को तैयार हो। सम्राट गाओजू ने क्रोधित होकर पूछा, ये कैसा भयानक विचार है? लोमड़ी जैसी फुर्ती वाले बूढ़े कबीले के मुखिया ने आंखें घुमाईं और बनावटी मुस्कान दी। वो तो हमारे परिवार में शादी करने जा रहा है। उस नौजवान को घर का दामाद बना दो। वो अपने परदादा के और करीब झुक गया। उसकी आवाज़ धीमी थी और उसके शब्द सुई की तरह दिल में चुभ गए। भाई, तुम किसी इंसान का चेहरा तो पहचान सकते हो, पर उसका दिल नहीं। वो लड़का अभी तो ईमानदार और सीधा सादा दिखता है, पर कौन जाने कहीं वो दिखावा तो नहीं कर रहा। कुल प्रमुख के शब्दों ने वास्तव में महान पूर्वज की गहरी चिंता को झकझोर दिया। ली दाशान ने आह भरी और फिर आगे कहा, उसे दामाद बना दिया जाए जो परिवार के साथ रहता हो, और उसका उपनाम बदलकर ली रख दिया जाए। इस तरह वह ली परिवार का सदस्य बन जाएगा। उसकी सभी संतानें भी ली उपनाम धारण करेंगी। पैतृक संपत्ति उसे सौंपने से किसी दूसरे उपनाम वाले व्यक्ति को कोई हानि नहीं होगी और कुल इस पर कुछ भी नहीं कह पाएगा। अगर वो सचमुच अपना इरादा बदल ले और तुम्हारी बेटी को धमकाने की हिम्मत करे तो पूरा ली परिवार तुम्हारी बेटी की रक्षा करेगा और उसे सबक सिखाएगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सही है? अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचती तो कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचो, है ना? इन शब्दों ने आपके परदादा को सोचने पर मजबूर कर दिया। ली दाशान की आवाज़ धीमी हो गई। उन्होंने मौके पर ही इसका खंडन नहीं किया, बल्कि बस इतना कहा, मैं वापस जाकर इस बारे में सोचूंगा। और फिर ली दाशान ने धुएं का एक लंबा कश छोड़ा। उनकी निगाहें अपने बेटों पर टिकी थीं जो ध्यान से सुन रहे थे। शायद आप जानते हैं कि आगे क्या हुआ। हमारे परदादा ने आपकी परदादी को बताया कि कुल प्रमुख का क्या मतलब था। आपके दादा ने विस्तार से नहीं बताया, लेकिन आप सभी परिणाम जानते हैं कि युआन गोंग अंततः आपकी परदादी के दामाद बने और उनका उपनाम ली रखा गया और वे हमारी शाखा के पूर्वज बने। उनका मूल उपनाम और वंश पीली मिट्टी में दफन हो गए और उनका फिर कभी जिक्र नहीं हुआ। ली किंगफेंग अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और आगे झुककर पूछने लगा, पिताजी, आपको ये सब पुरानी बातें कैसे पता हैं? जब आपने दुनिया में अपना रास्ता बनाना शुरू किया था, तब आपकी परदादी की कब्रों पर घास शायद अब तक 3 फुट ऊंची हो गई होगी, है ना? आपने उन्हें देखा भी नहीं होगा। ली दाशान ने अपने तीसरे बेटे को गुस्से से घूरा और ऐसा इशारा किया मानो उसे अपनी पाइप से मार गिराना चाहता हो। मुझे कुछ नहीं पता। ये सब बातें मैंने तुम्हारे असामयिक दादाजी से सुनी हैं, जो तेल के दीपक के नीचे बैठकर मुझे लगातार टोकते रहते थे। उन्होंने बताया कि जब तुम्हारे पिता बच्चे थे, जब तुम्हारे परदादा जीवित थे, तब हमारा परिवार 50-60 एकड़ अच्छी ज़मीन का मालिक था। हमें बचपन में कभी खाने पीने या कपड़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। जब तुम बड़े हुए, तुम्हारे परदादा की मृत्यु के बाद कुल ने तुम्हारे दादा को ली कुल के सदस्य के रूप में मान्यता देना बंद कर दिया। वंशावली में केवल एक प्रतीक चिन्ह ही रह गया था। जमीन और घर वापस ले लिए गए। अगर तुम्हारी दादी मुझे पैतृक भवन में ले जाकर रोती, हंगामा करती और यहाँ तक कि खुद को फांसी न लगा लेती, तो वे लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ते। मुझे क्या पता, मैं तो दिन भर तुम्हारे दादाजी को इन्हीं सब बातों पर बड़बड़ाते सुनता रहता हूँ। मुझे तो बस ये पुरानी तुच्छ बातें ही पता हैं। अब जब हम पुश्तैनी भवन बनवा रहे हैं और परिवार की वंशावली को संशोधित कर रहे हैं, तब जाकर वो तुम्हें समझाने के लिए इन पुरानी कहावतों का जिक्र कर रहे हैं। तुम्हारे दादाजी को चाकू को आधा कदम और आगे बढ़ाते देख बूढ़ा कबीले का मुखिया भयभीत हो गया। 30%, 30%, शेष 70% तुम्हारा है। मैं तुम्हें 100 किलो अनाज उधार दूंगा, बशर्ते तुम इसे वहन कर सको। जैसे ही तुम हाँ कहोगे, मैं तुरंत एक लिखित समझौता तैयार कर दूंगा। कबीले के कई चाचा गवाह होंगे। इस पर हस्ताक्षर और मुहर लगाओ। और इस तरह ली दाशान की आवाज़ अचानक धीमी पड़ गई, जो अंतहीन थकावट से भरी हुई थी। तुम्हारे दादा दादी ने जिस 10 एकड़ पथरीली जमीन के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ाई लड़ी थी, और उनके दिन रात की मेहनत के सहारे हम तीनों चट्टानों की दरारों में उगने वाली घास की तरह आखिरकार उन 10 वर्षों तक जीवित रहने में कामयाब रहे। मैं आपको बता दूं, जब मैं बच्चा था, उसकी निगाहें दूर कहीं टिक गईं, जिनमें एक बच्चे की शिकायतें और वयस्कता की कड़वाहट झलक रही थी।
जो बच्चा मेरे साथ पला बड़ा है, जो एक दिन पहले मेरे साथ खेल रहा था, वह एक दिन पहले तो मेरे साथ ठीक था, लेकिन अगले दिन उसने मेरे साथ नहीं खेला। जब मैंने उससे कारण पूछा तो उसने कहा, मेरे माता पिता ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, और यही अच्छी बात है। वे निर्दयी कमीने। उन्होंने सबके सामने गाली देने की हिम्मत की। ली दाशान, तुम छोटे कमीने, तुम अपने बूढ़े कमीने बाप से भी ज्यादा दुष्ट हो। मैं तब लंबा था, उन सब से एक सिर लंबा। उन्होंने मेरा अपमान किया, मेरे माता पिता का अपमान किया, और मैं उन पर टूट पड़ा और उनकी पिटाई कर दी। मैंने उन सबके चेहरे पर घूंसे मारे। मैंने उन्हें तब तक पीटा जब तक वे बुरी तरह घायल नहीं हो गए और बुरी तरह चिल्लाने लगे। ली दाशान की छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, मानो वह अपने अपमानजनक लेकिन रोमांचक युवावस्था में लौट आया हो। क्या यह अजीब नहीं है? जिसे पीटा गया वह रोया नहीं, लेकिन मैं, जिसने उसे पीटा था, अक्सर उसे पीटने के बाद एक सुनसान खेत में भाग जाता था, खूब रोता था, फिर दौड़कर घर आता था और तुम्हारे दादाजी की बाहों में गिर जाता था। मेरा चेहरा आंसुओं और नाक बहने से भीगा होता था। तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? उसने अपने बेटों की ओर देखा, उसकी आंखों में जटिल भावनाएं झलक रही थीं। वह हमेशा चुपचाप मुस्कुराता था और अपने खुरदुरे, फटे हाथों से मेरे सिर को धीरे से छूता और मेरी पीठ थपथपाता था। नासमझ बच्चे, क्यों रो रहे हो? तुमने लड़ाई जीत ली, फिर क्यों रो रहे हो? उसने अपनी खुरदरी उंगलियों से मेरे आंसू पोंछे। याद रखो, तुम ही हो जिसने जीता है। अगर तुम जीतती हो तो तुम ही असली विजेता हो। एक सच्चे मर्द के काम के सामने एक छोटी सी शिकायत क्या मायने रखती है? रो मत। और फिर ली दाशान ने गहरी सांस ली, धुएं से उसका चेहरा ढका हुआ था। तुम्हारे दादा दादी दो बूढ़े बैलों की तरह थे, एक जमीन साफ करते करते थकावट से मर गया, और दूसरा ठंडे कांत गर्म ईंटों का पलंग पर बीमारी से मर गया। वो 10 एकड़ बंजर जमीन, जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से साफ किया था और जिस पर मुश्किल से एक व्यक्ति का गुजारा हो पाता था, आखिरकार कबीले ने वापस ले ली। वजह, उन्होंने कहा कि जमीन किराए पर दी गई थी और लोगों के चले जाने के बाद जमीन अपने आप वापस मिल गई। यहाँ तक कि वो कुछ एकड़ बंजर जमीन भी उन्होंने लगभग पूरी तरह से इस्तेमाल कर ली। जब मैं 17 या 18 वर्ष का हुआ तो मैं फिर से बिल्कुल अकेला हो गया, एक नंगा आदमी, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पिता उस समय थे। ली दाशान का लहजा थोड़ा नर्म हो गया। अरे, भगवान ने आखिरकार अपनी आंखें खोल ही दी। इस बार मैं तुम्हारे दादाजी से थोड़ा बेहतर हूँ। क्यों? अंततः उसके चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान आ गई, जिसमें आत्मसंतुष्टि की झलक थी, जब उसने झांक की ओर देखा, जो चुपचाप एक तरफ बैठा था। तेरी माँ मुझे नापसंद नहीं करती। हाँ, तुम्हारी माँ ने उस समय बहुत कठिन समय देखा था, उन्होंने नर्म स्वर में कहा। उन्होंने कम उम्र में ही अपने माता पिता दोनों को खो दिया था। लेकिन वे भाग्यशाली थीं। उनके पूर्वज अकाल से भागकर आए प्रवासी थे। उन्होंने लीजिया गांव के बाहरी इलाके में 8-9 एकड़ जमीन पर खेती की। वह एक छोटे परिवार की अनाथ थीं। कुल के वे बूढ़े लोग और उनके निकम्मे बेटे भतीजे सब तुम्हारी माँ की थोड़ी सी दौलत पर नजर गड़ाए बैठे हैं और उसका खून निचोड़ने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। हाँ, ली दाशान ने घमंड से सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक धूर्तता भरी चमक थी। तुम्हारे पापा तो बहुत फुर्तीले थे, है ना? हाँ, वह दिल खोलकर हंसा, उसकी हंसी की गूंज शांत रात में सुनाई दी और उस पर छाए गहरे दुख को दूर कर दिया। मैं पहले तुम्हारी माँ का दिल ले लूंगा, उन्हें बस मुझे बेबस होकर देखते रहने दो। मिशन पूरा हुआ। पुनर्मिलन। ली दाशान की घमंडी और फुर्तीली हरकतों को देखकर झांक शर्म से लाल हो गई। उसके चेहरे पर लालिमा छा गई और उसने ली दाशान की बांह पर चुटकी काटते हुए कहा, बूढ़े, तुम बातें तो कर सकते हो, लेकिन मुझे फिर से इसमें क्यों घसीट रहे हो? बच्चों के साथ ये पुरानी शिकायतें क्यों उठा रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? उसकी चुटकी जोर से नहीं थी, लेकिन उसमें शर्मिंदगी और झुंझलाहट का भाव था। ली दाशान ने आउच चिल्लाते हुए पीछे हट गया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लिए उसने तुरंत दया की भीख मांगी। अहम, ठीक है, अपनी माँ की बात सुनो। अब उन तुच्छ बातों को छोड़ो, चलो मुख्य विषय पर वापस आते हैं। उसने अपना गला साफ किया, घर के मुखिया के रूप में अपना गंभीर व्यवहार फिर से अपना लिया और मेज के किनारे पर अपनी पाइप को थपथपाया, जिससे चिंगारियां उड़ने लगीं। मैंने सब कुछ पहले से ही तय कर लिया है। पैतृक भवन की पहली पंक्ति में आपके परदादा परदादी के माता पिता की स्मृति पट्टिकाएं लगानी होंगी। लीजिया गांव के पुराने पैतृक भवन में लगी पुरानी स्मृति पट्टिकाएं शायद किसी चूहे के बिल में फेंक दी गई होंगी और उन नालायक वंशजों ने उन्हें सड़ने पर मजबूर कर दिया होगा। हम नई पट्टिकाएं खुद बनाएंगे। वे चंदन की होंगी और उन पर सुंदर नक्काशी की जाएगी। दूसरी पंक्ति, उन्होंने आदरपूर्वक अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, वह हमारे परदादा किंग युआनगोन का स्थान है। उन्होंने ली उपनाम के साथ परिवार में प्रवेश किया और जीवन भर तिरस्कार सहा, लेकिन वे हमारी शाखा की जड़ हैं। वे धूप की भेंट पाने के योग्य हैं। तीसरी पंक्ति में, आपके दादाजी जियानगहे गोंग। चौथी पंक्ति, वह रुका, अपने बगल में बैठे झांकशी की ओर देखा और बोला, बस मुझे और तुम्हारी माँ को देखो।
5वीं पंक्ति तो स्वाभाविक रूप से आप भाइयों और आपकी पत्नियों के लिए है। वंशावली के लिए भी यही बात लागू होती है। पहला अध्याय हमारे परदादा के लिए होना चाहिए। ठीक ठीक लिखिए कि उन्होंने हमारे दादा को कैसे शरण दी, कैसे कबीले ने उन्हें मजबूर किया और कैसे हमारे दादा ने दामाद की उपाधि धारण करते हुए परिवार का भरण पोषण किया, एक भी शब्द छोड़े बिना। आने वाली पीढ़ियां समझेंगी कि हमारे परिवार की शाखा ने चट्टानों से बाहर निकलने के शुरुआती दिनों में भी जीवित रहने के लिए कितना संघर्ष किया। हम अपने पूर्वजों के बारे में किसी भी तरह की शान शौकत वाली बातें नहीं करेंगे। उन्होंने एक ही सांस में अपनी बात समाप्त कर दी, मानो उनके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उन्होंने ठंडी चाय उठाई और एक बड़ा घूंट पी लिया। हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था, केवल मोमबत्ती की हल्की चटकने की आवाज ही सबके चेहरों पर दिख रही गंभीर सहमति को प्रतिबिंबित कर रही थी। सबसे बड़े बेटे के रूप में ली किंगशान के गंभीर चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने एक व्यावहारिक चिंता व्यक्त की। पिताजी, आपकी व्यवस्थाएं तो पूरी तरह से सुनियोजित हैं, लेकिन अगर अगले साल जब हमारा नया पैतृक भवन खुलेगा और वंशावली स्थापित हो जाएगी, तो लीजिया गांव के वे तथाकथित कुल चाचा और कुल के बुजुर्ग यह महसूस करेंगे कि हम एक अलग घर बसा रहे हैं और उन्हें छोड़ रहे हैं, और वे नाराज होकर हंगामा करने और गड़बड़ी पैदा करने आ जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? परेशानी उत्पन्न करना। ली किंगफैंग ने ऐसी प्रतिक्रिया दी मानो उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। उसने चाय का प्याला मेज पर जोर से पटका और उसके चेहरे पर तुरंत एक ठंडा व्यंग्यात्मक भाव आ गया। भाई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हैं? वह थोड़ा आगे झुका, उसकी निगाहें चाकू की तरह तेज थीं, ली किंगशान पर घूमती हुई, मानो दीवार को भेद कर ली परिवार के गांव की दिशा में देख रही हूं। क्या आपको लगता है कि आपके तीसरे और चौथे भाई वे परदादियां हैं जिन्होंने पैतृक भवन के फर्श पर घुटने टेककर अपने दादा दादी से भीख मांगी थी? या वे परदादा हैं जिन्होंने 10 एकड़ बंजर भूमि को वापस खरीदने के लिए सुआ काटने वाले चाकू चलाए थे? उसने उपहास किया, उसकी आवाज में घोर तिरस्कार और हत्या का इरादा झलक रहा था। उन्हें थोड़ा सम्मान दो और उन्हें अंकल कहो, यही ली परिवार की गरिमा है। सम्मान नहीं दिया? छी, ये तो कब्र में पैर रखे पुराने ताबूतों का ढेर है। क्या है ये तो बस बूढ़े हैं, मरने की इच्छा रखने जितने मूर्ख तो नहीं। दिखावा करने की हिम्मत करते हैं, देखते हैं क्या होता है। भाई, बस देखते रहो। उसने ठंडी हंसी हंसी, उसकी मुद्रा फिर से सहज हो गई और उसने पूरी स्थिति पर आत्मविश्वासपूर्ण नियंत्रण का भाव प्रदर्शित किया। अगले साल जब पैतृक हॉल खुलेगा और परिवार की वंशावली का खुलासा होगा, तो तथाकथित कुल के प्रत्यक्ष वंशज मछली की ओर खींचे चले आने वाली मक्खियों की तरह चापलूसी करने और रिश्तेदारी का दावा करने के लिए टूट पड़ेंगे। वे दया की भीख मांगेंगे, कहीं वे देर न कर बैठें। वह रुका, उसकी आंखों में राहत की एक ठंडी चमक दिखाई दी। शुक्र है, ये तो सौभाग्य की बात है। पिछली बार सामान्य आध्यात्मिक मूल परीक्षण के दौरान उन प्रत्यक्ष वंशजों में से एक भी अलग नहीं दिखा। अगर आध्यात्मिक मूल वाला एक भी आशाजनक उम्मीदवार मिल जाता। ली किंगफैंग ने अपनी बात पूरी नहीं की। उन्होंने बस ठंडी हो चुकी चाय उठाई, एक घूंट लिया और हल्की अस्पष्ट सी हंसी हंस दी। हे, तीसरा भाई सही कह रहा है। ली किंगहे, जो अब तक चुप था, आखिरकार शांत स्वर में बोला। वे तथाकथित प्रत्यक्ष वंशज हमारे सामने कुछ भी नहीं हैं, वे तो बस मस्खरे हैं। शेष रिश्तेदार और शाखा परिवार ऐसे हैं जिन पर प्रत्यक्ष वंशजों ने वर्षों से अत्याचार किया है और वे मन में द्वेष रखते हैं। हम इनमें से कुछ लोगों को अपने साथ मिला सकते हैं और उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी लंबी पतली उंगलियां अनजाने में गिलास के किनारे पर फिरती रहीं, जिससे पानी के हल्के निशान बन गए। उन्हें अपने ही लोगों का दुश्मन बनने दो, जिससे आंतरिक फूट पैदा हो। अगर किसी तरह भविष्य में उनके कबीले से आध्यात्मिक जड़ों वाले कुछ होनहार व्यक्ति उभर कर सामने आते हैं। ली किंगहे रुक गए, उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। तो उन्हें भी रहने के लिए छत और आगे बढ़ने के लिए रास्ता पाने के लिए हम पर निर्भर रहना पड़ेगा। ली किंगहे ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं, उनकी निगाहें शांतिपूर्वक अपने भाइयों पर टिकी रहीं। मेरे तीसरे भाई द्वारा लाई गई संप्रदाय की मूल साधना तकनीक, नीला गहन ची पोषण तकनीक का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया गया है। यह मध्यम और शांतिपूर्ण है और केवल गहन स्तर से नीचे वालों के लिए ही उपयुक्त है। गहन स्तर से ऊपर वालों के लिए इस तकनीक का अभ्यास करना प्रतिभा की पूर्ण बर्बादी और समय की अपव्यय होगा। किसी ज्ञानी गुरु के मार्गदर्शन के बिना केवल इस बुनियादी विधि पर निर्भर रहकर अपनी प्राण ऊर्जा को विकसित करने में 1 या 2 साल का अथक परिश्रम लगेगा और यहाँ तक कि ऊर्जा का एहसास प्राप्त करना भी मुश्किल होगा। आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होने के बाद ये सोचना कि इसका उपयोग करके ऊर्जा शोधन के चरण को पार किया जा सकता है, केवल एक कोरी कल्पना है। उसने चाय का कप नीचे रख दिया, जिससे एक हल्की खनक की आवाज आई। अब से कबीले या उससे संबंधित शाखाओं के बाहर से भर्ती या शामिल किए गए किसी भी व्यक्ति को ये योग्यता प्रदान की जाएगी। ये शक्ति पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिए है।
जहां तक हमारी अपनी वंश परंपरा का सवाल है। ली किंगहे की नज़र ली किंगशान और ली किंगलिन पर चली गई। मेरे बड़े भाई के बच्चे युवांजू और युवानबाओ 2-3 साल में 6 साल के हो जाएंगे। उस समय उनकी आध्यात्मिक जड़ों की परीक्षा ली जा सकेगी और पता चलेगा कि उनमें कोई आध्यात्मिक गुण है या नहीं। दूसरे भाई, आपको भी जल्दी से ली परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। ये शब्द स्पष्ट रूप से बोले गए थे और निगाहें खुली और ईमानदार थीं। अरे, तुम फिर से अपने दूसरे भाई के बारे में बात कर रहे हो? झांग, जो छुपकर सुन रही थी, ने तुरंत इस अवसर का लाभ उठाया। उसका मनोबल बढ़ा और उसका ध्यान तुरंत इस ओर केंद्रित हो गया। तुम्हारे दोनों बड़े भाई शादीशुदा हैं और उनके बच्चे इधर उधर भागते रहते हैं। तुम और किंग फेंग, तुम दोनों चाचाओं की उम्र काफी बढ़ गई है। अभी भी कुंवारे हो। अब समय आ गया है कि तुम मेरे परिवार में कुछ पत्नियां लाने के बारे में सोचना शुरू कर दो। झांग की निगाहें बार बार अपने दोनों बेटों पर घूम रही थीं, जो अमरता की साधना कर रहे थे, और उनके मन में एक मां की अनूठी चिंता और अपेक्षा झलक रही थी। हम अब जवान नहीं रहे। अब समय आ गया है कि हम बस जाएं, परिवार बसाएं और एक प्यार करने वाली पत्नी खोजें। हम अमरता की इतनी लालसा तो नहीं रख सकते कि अपने परिवारों को त्याग दें, है ना? अरे बाप रे! ली किंगफेंग ने लगभग सहज ही बातचीत को आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी और वह झांग की ओर थोड़ा झुक गया। उसकी आवाज में अमर और नश्वर के बीच के अंतर के बारे में आत्मधार्मिकता का भाव था। चिंता मत करो बूढ़े। संप्रदाय में मेरे गुरु ने हमेशा मुझे सिखाया था, साधकों को अन्य साधकों के साथ दाववादी साझेदारी बनानी चाहिए। इससे उनकी संतानों में आध्यात्मिक जड़ों के होने की संभावना बढ़ जाती है। ये वंशानुक्रम और दावपद की नींव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किंगहे और मैं सीधे खड़े हो गए। उसकी आंखों में हल्का सा घमंड झलक रहा था। तुम्हारे भाग्य में एक साधिका स्त्री का मिलना तय है, ताकि तुम दोनों मिलकर महान मार्ग का अन्वेषण कर सको। बस निश्चिंत रहो और अपने अमर पोते को गोद में लेने का इंतजार करो। इस दिव्य गुरु के निर्देश ने वास्तव में झांग को स्तब्ध कर दिया। उसने मुंह खोला, लेकिन अंत में वह केवल असहाय होकर आह भर सकी और अपना हाथ हिला दिया। ठीक है, ठीक है, तुम सब बड़े हो गए हो और सोचते हो कि जो चाहो कर सकते हो। मैं अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं हालात और खराब नहीं करूंगा। मैं हालात और खराब नहीं करूंगा। ये देखकर ली दाशान ने भी उचित समय पर अपनी पाइप लहराई, जिससे ठहराव भरे वातावरण का अंतिम निशान भी दूर हो गया। ठीक है, ठीक है। संक्षेप में कहें तो बच्चे बड़े हो गए हैं और अपने अपने रास्ते पर चल पड़े हैं। हम बूढ़े लोगों को कम चिंता करनी चाहिए और अपनी सेवानिवृत्ति का अधिक आनंद लेना चाहिए। नया साल बस आने ही वाला है। उसने मोमबत्ती की रोशनी में मेज के चारों ओर बैठे बड़े परिवार पर नजर डाली। हमारा परिवार इतने सालों से डर के साए में जी रहा है। इस साल हम सब इस तरह एक साथ मिल पा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्लभ मौका है। किंगफेंग और किंगहे की कृपा से हमारा नया शहर आखिरकार आकार ले रहा है। इस साल आइए हम सब मिलकर नए साल का जश्न मनाएं। तूफान फिर से उठता है। चंद्र नव वर्ष की पूर्व संध्या के ठीक बाद, चंद्र नव वर्ष के दिन की सुबह, जब अभी भी मुश्किल से उजाला हुआ था, 5 युवा शिष्य खेल खेल में उछल कूद करते हुए छावनी मुख्यालय की ओर दौड़ते हुए आए। सबसे आगे लिनलू चल रही थी, जिसका चेहरा ठंड से लाल हो गया था और वह एक छोटी टोकरी लिए हुए थी। उसके पीछे लियू याओवन, पुलियांगमू, हे बाई बाई और सबसे छोटा ली यूफू था, जो अपने मोटे सूती कोट में लगभग लड़खड़ा गया था। ग्रैंड मास्टर, ग्रैंडमदर, मास्टर और अंकल, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे ही मूली के आकार के 5 छोटे छोटे बच्चे छावनी के द्वार में घुसे, वे अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने लगे। उनकी तीखी बचकानी आवाज़ों ने तुरंत सुबह की ठंड को दूर कर दिया। हॉल गर्म और आरामदायक था। ली दाशान अपनी पाइप पी रहे थे, जबकि झांगशी और उनकी दोनों बहुएं प्रसाद और नाश्ते की व्यवस्था करने में व्यस्त थीं। ली किंगहे अपने 2 भतीजे भतीजियों के साथ खेल रहे थे, जबकि ली किंगफेंग, ली किंगशान और ली किंगलिन हिसाब किताब के पन्ने पलट रहे थे। शोर सुनकर पूरा परिवार मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखने लगा। अरे वाह, मेरे प्यारे बच्चे आ गए। अंदर आओ और गर्माहट का आनंद लो। श्रीमती झांग खुशी से झूम उठी और जल्दी से उनका अभिवादन किया। ली दाशान ने अपनी पाइप नीचे रख दी और मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। लिन लुओ के नेतृत्व में 5 छोटे बच्चे व्यवस्थित रूप से कतार में खड़े हो गए, एक साथ धड़ाम से घुटने टेक दिए और बहुत ही उचित तरीके से प्रणाम किया। शिष्य लिन लुओ, ली यूफू, पू लियांगमू, हे बेबाई और लियू याओवन, गुरु, दादी, बड़े चाचा, दूसरे चाचा, गुरु और चाचा को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम अपने बड़ों के लिए समृद्ध और शुभ नववर्ष, अच्छे स्वास्थ्य और अमरता की कामना करते हैं। उन्होंने बार बार सिर झुकाकर अपनी पूरी ईमानदारी प्रदर्शित की। शाबाश, 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 तुम सब अच्छे बच्चे हो। उठो, उठो, ली दाशान ने बार बार यही कहा और झांग और उसकी दोनों भाभी ने जल्दी से बच्चों को एक एक करके ऊपर उठाया, उनके घुटनों से धूल झाड़ी और उन्हें पहले से तैयार किए गए लाल लिफाफे सौंप दिए।
ये लो, कुछ मिठाई खरीदो, सुरक्षित और जल्दी से बड़े हो जाओ। ली किंगफेंग ने बही खाता नीचे रख दिया और मुस्कुराते हुए अपनी जेब से पहले से तैयार किए गए कई लाल कपड़े के थैले निकाले। लो, ये तुम्हारे मालिक की तरफ से नए साल का तोहफा है। इसे संभाल कर रखना, बेवजह खर्च मत करना। बच्चों ने इसे ग्रहण किया, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे और वे सब एक साथ चिल्लाए, धन्यवाद गुरुजी। ली किंगशान और ली किंगलिन भी मुस्कुराए और उन्होंने नव वर्ष का उपहार दिया। ली किंगहे ने भले ही कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने चुपचाप आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से बने कई छोटे ताबीज बच्चों को सौंप दिए, जिनमें हल्की सुगंध थी। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे इन्हें अपने शरीर के पास पहने ताकि सर्दी और बुरी आत्माओं से बचाव हो सके। इन 5 नन्हे मुन्नों ने सबसे पहले हेशान कस्बे में अपने चाचा झांग शितर को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और शुभ धन प्राप्त किया, फिर बिना रुके शिनचेन की ओर दौड़ पड़े। उनके लिए नया साल नए कपड़े पहनने, प्रणाम करने, पैसे प्राप्त करने और स्वादिष्ट भोजन खाने के बारे में है, इसके अलावा और कुछ नहीं। नव वर्ष के धूमधाम और उत्सवपूर्ण समारोह अचानक उथल पुथल में बदल गए हैं। लालटेन महोत्सव की लालटेनें अभी भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं और पलक झपकते ही नदी के किनारे की बर्फ पिघलने लगी है और जमीन में जमी हुई मिट्टी नरम हो गई है। पैट्रिक हॉल को खोलने के लिए जिस दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार था, वह दिन आ गया था। सैन्य छावनी मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा लाल नोटिस लगाया गया था, जिसमें घोषणा की गई थी कि ली किंगफेंग का परिवार एक नया पैतृक भवन बनाने और एक नई पारिवारिक वंशावली स्थापित करने जा रहा है। इस मामले को लेकर पहले काफ़ी अटकलें और अफवाहें उड़ रही थीं, लेकिन अब इसे अंतिम रूप दिया जा चुका है। ली किंगफेंग ने उन कुशल बढ़ई और पत्थर मिस्त्रियों को वापस बुलाया जिन्होंने पिछली बार कस्बे की मरम्मत की थी। खबर मिलते ही वे पुराने उस्ताद बिना कुछ कहे अपने औजार लेकर आ गए। उनके चेहरे गर्व से चमक रहे थे। अमर गुरु के परिवार के लिए पुश्तैनी महल की मरम्मत करना उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान था। अनुभवी कारीगरों के अलावा शहर से भर्ती किए गए सैकड़ों तंदुरुस्त युवक भी थे, जो सभी ऊर्जा से भरपूर थे और काम सौंपे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। साथ ही गुरुजनों, साथ ही ग्रामीणों। ली किंगफेंग नीले पत्थर की शिला पर खड़े थे, उनकी आवाज़ गूंज रही थी। आज हम अपने नए पैतृक भवन की नींव रख रहे हैं। ये भवन वह स्थान है जहां हमारे ली परिवार ने इस नए शहर में अपनी जड़ें जमाई हैं। ये हमारे पूर्वजों की पूजा करने और अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने का स्थान है। सभी लोग इसमें अपना पूरा योगदान दें और नगर सरकार निश्चित रूप से आपको वेतन और भोजन में कोई कमी नहीं करेगी। भवन के पूरा होने पर मैं, ली किंगफेंग, सभी को एक शानदार दावत दूंगा। बहुत बढ़िया, चिंता मत कीजिए महोदय, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। भीड़ उत्साह से भर उठी। काम शुरू करो, ली किंगफेंग ने आदेश दिया। पहले से तैयार किए गए पत्थर के कारीगर ने अपना हथौड़ा घुमाया और एक जोरदार क्लांग की आवाज के साथ एक भारी नीले पत्थर की पटिया को खोदे गए नींव के गड्ढे में धीरे धीरे ठोक दिया। आवाज किसी तुरही की तरह गूंज रही थी और लकड़ी, पत्थर और ईंटें व्यवस्थित ढंग से स्थल पर लाई जा रही थीं। लकड़ी काटने, पत्थर तराशने और चिल्लाने की आवाजें तुरंत आपस में घुल मिल गईं, जिससे एक जीवंत और चहल पहल भरा दृश्य बन गया। जहां एक और नया शहर फल फूल रहा था, वहीं दूसरी ओर लीजिया गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और बिजली की गति से पुराने गांव तक पहुंच गई। हर घर में, चाहे वे खाना खा रहे हों या काम कर रहे हों, इस मामले पर दबी आवाज में चर्चा हो रही थी। इस बीच कबीले में दबदबा रखने वाले और खुद को प्रत्यक्ष वंशज मानने वाले वे बुजुर्ग लोग ऊपरी तौर पर तो शान शौकत दिखाते थे, लेकिन असल में पर्दे के पीछे काफी चिंतित थे। वो बदमाश ली दाशान, क्या वो सच में खुद को खास समझता है सिर्फ इसलिए कि वो एक दिव्य गुरु का पिता है? अलग से पुश्तैनी हॉल बनवा रहा है। खुद को क्या समझता है? उसकी शाखा तो पारिवारिक वंशावली में उल्लेख के लायक भी नहीं है। कबीले के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने तिरस्कार भरे चेहरे के साथ जोर से अपनी बांसुरी बजाई। बिल्कुल सही, वह कृतघ्न है। ली परिवार के गांव के बिना ली दाशान कहाँ होता? अब जब वह सफल हो गया है, तो क्या वह अपने पूर्वजों को त्याग सकता है? बिल्कुल नहीं। उसने गुस्से में अपशब्द कहे, लेकिन उसका दिल चिंता से धड़क रहा था, क्योंकि वह अपने निकम्मे पोतों के बारे में सोच रहा था जिन्होंने पिछली आध्यात्मिक परीक्षा के दौरान एक शब्द भी नहीं बोला था। ये सच है, लेकिन अब वे शक्तिशाली हैं। किंगफेंग अमर है और किंगहे भी अमर है। किसी ने दबी आवाज में कुछ बुदबुदाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसे घूरकर चुप करा दिया गया। ये दुनिया, क्यों न हम किसी से संदेश पहुंचाने के लिए कहें? आखिर एक ही उपनाम वाले दो लोग एक ही व्यक्ति नहीं हो सकते। हाँ, हमें इस पर चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ देखने से तो बेहतर है। लेकिन गांव के दूरदराज के कोनों में वे छोटे, अप्रत्यक्ष परिवार जो आमतौर पर मुख्यधारा द्वारा दबाए जाते हैं, बंद दरवाजों के पीछे होने पर कहीं अधिक सक्रिय हो जाते हैं। क्या तुमने सुना? नए शहर में किंगफेंग का परिवार सचमुच अपने पैतृक भवन का बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार करने जा रहा है।
एक व्यक्ति ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए आंखों में चमक के साथ कहा, हमें पारिवारिक वंशावली को फिर से लिखना होगा। बहुत अच्छी खबर, अविश्वसनीय रूप से अच्छी खबर। उसकी पत्नी ने अपनी जांघ पर हाथ मारा। हमारी शाखा तो बस उस पुराने पारिवारिक वंशावली में दर्ज एक नाम मात्र है, एक परछाई की तरह। काश हम किंगफैंग के विशाल वृक्ष तक चढ़ पाते। चढ़ना? हम कैसे चढ़ेंगे? क्या वे हमें पहचान भी पाएंगे? आदमी हिचकिचाया। कोशिश किए बिना हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ कष्ट सहने से तो बेहतर है कोशिश करना। महिला अपनी बात पर अड़ी रही। उस नए कस्बे को देखो, सबको घर और ज़मीन मिल रही है, कितने उदार हैं। हमारे यहाँ तो कभी कुछ अच्छा मिलता ही नहीं। जब पुश्तैनी भवन की मरम्मत हो जाए तो क्या हम जाकर अपना आदर सामना करेंगे, ताकि हम उनसे जान पहचान कर सकें। दंपति ने एक दूसरे को देखा, उनके दिल घबराहट और उम्मीद के मिले जुले भाव से धड़क रहे थे। चाहे ये प्रत्यक्ष वंशजों की नाराजगी और असंतोष हो या अप्रत्यक्ष शाखाओं की बेचैन महत्वाकांक्षा, अंततः वे सभी नए शहर में शक्तिशाली ली किंगफैंग परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं। नए शहर में ली किंगहे का जीवन चक्की खींचने वाले एक बूढ़े बैल के समान है, जिसमें बहुत कम बदलाव होता है। जब से उन्होंने उन 2 एकड़ आध्यात्मिक भूमि की देखभाल का जिम्मा संभाला है, तब से वे ब्लैक माउंटेन के बाहरी इलाकों में शायद ही कभी गए हों। जब भी वे जाते हैं तो आमतौर पर पूर्णिमा की रात को ही जाते हैं, ताकि चंद्रमा की ऊर्जा को आत्मसात कर सकें। मैं प्रतिदिन सिस्टम द्वारा सूचित की जाने वाली नई उगी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को लापरवाही से चुन लेता था, और यदि जंगल के किनारे से कोई मूर्ख राक्षस निकल आता था तो मैं अपनी मांसपेशियों को थोड़ा आराम देने के लिए उनका भी निपटारा कर देता था। दिन बीतते गए और देखते ही देखते मार्च का महीना आ गया। उस सुबह सूरज की रोशनी बहुत सुहावनी थी। हमेशा की तरह ली किंगहे ने आध्यात्मिक क्षेत्र को पूरी तरह से सींचने के लिए एक मंत्र का जाप किया। खेतों में पानी डालने के बाद वह खेत के किनारे खुले मैदान में गया, जहां लिन लुओ, ली यूफू, पू लियांगमू, हे बैबाई और लियू याओवन, 5 छोटे लड़के पहले से ही कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। हर नन्हा चेहरा तनावग्रस्त था, क्योंकि वे उसकी नकल कर रहे थे। पैर फैलाकर, घुटने थोड़े मोड़कर, धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाकर उस कोमल प्रवाह में ताई ची का अभ्यास शुरू कर रहे थे। ली किंगहे सबसे आगे खड़े थे। उनकी चाल बहते पानी की तरह धीमी थी। वे बिल्कुल शांत थे, सुबह की ताज़ी हवा और मिट्टी की खुशबू का आनंद ले रहे थे। 5 छोटे बच्चे उनके पीछे पीछे चल रहे थे, ली किंगहे की चाल की नकल करते हुए। इस सबसे साधारण और शांत क्षण में ली किंगहे के दिमाग में आधे साल से अधिक समय से सुप्त पड़ी प्रणाली अचानक फिर से सक्रिय हो गई। काटना, दैनिक खुफिया प्रणाली अपडेट, घटना प्रकार निजी मान को बचाना, निजी धन की बचत। काटना, दैनिक खुफिया प्रणाली अपडेट, घटना प्रकार निजी मान को बचाना। इसके तुरंत बाद कारण और परिणाम के बारे में सूचनाओं का सैलाब ली किंगहे के दिमाग में ऐसे उमड़ पड़ा जैसे सेमुड़ेल दिए जा रहे हों। उत्तरी ब्लैक माउंटेन के जंगली घास के मैदानों में बर्बर राजा जनजाति और उनके कट्टर दुश्मन ब्लड वुल्फ जनजाति भयंकर युद्ध में उलझे हुए हैं। ब्लड वुल्फ जनजाति ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से बर्बर राजा बर्बर टाइगर के छोटे भाई बर्बर वाइल्ड को रिश्वत दी और उसके भाई को मारने और खुद को नया बर्बर राजा बनाने में मदद करने का वादा किया। इस पर चर्चा करने के बाद दोनों पक्षों ने मनहू के कबीले में वापस लौटते समय उस पर घात लगाकर हमला करने का फैसला किया और उस अवसर का फायदा उठाने का निर्णय लिया जब मनहू अपनी पत्नी और बच्चों को खेलने के लिए बाहर ले गया था। मानहू ने भला ये कैसे सोचा होगा कि उसका अपना भाई उसे नुकसान पहुंचाएगा। मान्य ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हालात बिगड़ते देख मानहू ने अपने सबसे वफादार रक्षक मानेन के लिए खून से लथपथ रास्ता बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, ताकि वह अपने इकलौते बेटे, जो केवल 3 साल का था, के साथ भाग सके। मरने से पहले मानहू ने मानेन को निर्देश दिया, दक्षिण की ओर भागो, बहुत दूर भागो, छिपने के लिए कोई मानवीय ठिकाना ढूंढो, बच्चे को गुमनामी में रहने दो और जब उसमें क्षमता आ जाए तो वह बदला लेने के लिए वापस आ सकता है। मानेन अपने छोटे स्वामी को गोद में लेकर हताशा में दक्षिण की ओर भाग गई। लेकिन वाइल्ड्स और ब्लड वुल्फ जनजाति के पीछा करने वाले लगातार करीब आ रहे थे, ठीक उन लकड़बग्घों की तरह जिन्हें पीछा छुड़ाना नामुमकिन था। कोई और विकल्प न होने पर मानेन के पास खतरनाक ब्लैक माउंटेन में सीधे कूदने के अलावा कोई चारा नहीं था, इस उम्मीद में कि इलाके की मदद से वह पीछा करने वालों से बच निकलेगा। लगभग 3 घंटे में वह बच्चे को लेकर ब्लैक माउंटेन के सबसे बाहरी जंगल से गुजरेगा। वे संभवतः लीजिया गांव के पास पहुंचेंगे और पीछा करने वालों का पहला दल भी जल्द ही उनके पीछे होगा। खुफिया रिपोर्ट का समापन एक संक्षिप्त उल्लेख के साथ हुआ। बर्बर बाग के सबसे छोटे बेटे के पास जनजाति की एक अनमोल पैतृक वस्तु थी। इसे पढ़ते ही ली किंगहे का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत मुक्केबाजी की मुद्रा छोड़ दी और मैदान की मेड़ पर अभ्यास कर रहे 5 छोटे बच्चों से कहा, आज आप घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको इधर उधर भटकना नहीं चाहिए।
जब वे पांचों अभी भी कुछ हद तक स्तब्ध थे, लिकिंगहे मुड़ा और छावनी मुख्यालय की ओर दौड़ पड़ा। उसके पैर मुश्किल से जमीन को छू रहे थे, वह धुएं के एक झोंके की तरह तेज था। छावनी मुख्यालय के अंदर ली किंगफैंग हिसाब किताब की किताबों और इंजीनियरिंग रेखाचित्रों के ढेर को घूर रहा था। अब एकस के मन के जोर से खटक रहे थे। तभी ली किंगहे अंदर घुसी, बिना कुछ कहे उसे पकड़ लिया और बाहर घसीट ले गई। अरे चौथे भाई, मुझे क्यों खींच रहे हो? मैं तो यही हूँ। ली किंगफैंग हैरान दिख रहा था। समझाने का समय नहीं है, हम चलते चलते बात करेंगे। ली किंगहे तेजी से बोलते हुए उसे आंगन के द्वार की ओर खींचते हुए अभी अभी प्राप्त हुई सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को जल्दी से बता रहा था। बर्बर राजा मारा गया है और उसके वफादार सेवक अपने युवा स्वामी की रक्षा करते हुए भाग रहे हैं। पीछा करने वाले उनके पीछे हैं और 3 घंटे बाद ब्लैक माउंटेन के बाहरी इलाके में स्थित ली परिवार के गांव से गुजरेंगे। बच्चे के पास एक बड़ा खजाना है। ली किंगफैंग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। अगर किसी और ने ये कहा होता तो उसे यह सोचना पड़ता कि यह सच है या नहीं, लेकिन ये तो उसका चौथा भाई था। वह कभी गलत नहीं हुआ था। धिक्कार है, चलो इन्हें छीन लेते हैं। ली किंगफैंग तुरंत हिसाब किताब के बारे में भूल गया और बिना कुछ कहे उसने अपना कीमती धनुष उठाया, ली किंगहे को खींचा और आंगन में खड़ी शटल पर कूद गया। एक जोरदार आवाज के साथ शटल हवा में उड़ गई, प्रकाश की एक लकीर में बदल गई और सीधे ब्लैक माउंटेन के बाहरी इलाके में स्थित ली परिवार के गांव की ओर बढ़ गई। ली किंगफैंग ने ठान लिया था कि वह अपने चौथे भाई के इशारे पर ही हमला करेगा। ब्लैक माउंटेन के बाहरी इलाके में घने जंगल की चट्टानों के नीचे घावों से लथपथ और थका हुआ दिख रहा एक अधेड़ उम्र का आदमी दांत पीसते हुए हताशा में आगे की ओर दौड़ रहा था। उसने अपने दाहिने हाथ में एक टूटा हुआ खंजर कसकर पकड़ रखा था और अपने बाएं हाथ में लोहे की प्लेटों से बंधी किनारों वाली एक छोटी गोल लकड़ी की ढाल पकड़े हुए था, जो मुश्किल से उसके सामने के हिस्से की रक्षा कर रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके हाथों में उसकी छाती से एक छोटा सा बंडल बंधा हुआ था, जो मोटे कपड़े और जानवरों की खाल में कसकर लिपटा हुआ था और जिसमें से समय समय पर दबी हुई सिसकियां सुनाई दे रही थी। वह उसका छोटा मालिक था, खूंखार बाघ राजा का इकलौता वंशज, जिसकी रक्षा के लिए वह अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। यह आदमी मैनन था। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़े कांटों से बुरी तरह फटे हुए थे और उसकी खुली त्वचा खून के धब्बों और मच्छरों के काटने से बने सूजे हुए निशानों से ढकी हुई थी। पीछा करने वालों और पहाड़ों में मौजूद जहरीले कीड़ों और जंगली जानवरों से बचने के लिए वह कई दिनों और रातों से सोया नहीं था, न ही उसने कुछ खाया पिया था। उसके पास जो थोड़ा बहुत खाना पानी बचा था, वह सिर्फ अपने युवा स्वामी के लिए था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थीं, चिंता और हताशा से भरी हुई थीं। बस पहुंचने ही वाले हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। जैसे ही हम उस पहाड़ी को पार करेंगे, हम ब्लैक माउंटेन के सबसे बाहरी किनारे पर पहुंच जाएंगे और आगे ही दक्षिणी लोगों का इलाका है। मैनन बार बार यही बात मन में दोहराता रहा, खुद को हिम्मत देने की कोशिश करता रहा। जब तक वह आबादी वाले इलाकों में घुसकर छिपने के लिए कोई एकांत जगह ढूंढ लेता, तब तक उसके छोटे मालिक के बचने की संभावना बनी रहती। अचानक वूश वूश वूश, उसके पीछे चट्टान की दिशा से अचानक कई तीर सीटी बजाते हुए निकले। वे तेज और निर्मम थे। अरे नहीं, हम पकड़े गए। मैनन का दिल बैठ गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। अपनी जान बचाने की प्रवृत्ति ने उसे अपनी आखिरी ताकत झोंकने पर मजबूर कर दिया। वह झट से एक तरफ कूदा, अपने बाएं हाथ में पकड़ी छोटी गोल ढाल से वार रोकने की पूरी कोशिश की और अपने दाहिने हाथ में पकड़ी छोटी तलवार से जोरदार प्रहार किया। क्लैंग स्प्लैट, एक तीर ढाल से टकराकर वापस मुड़ गया, दूसरा तीर उसकी बांह को छूकर निकल गया, जिससे खून की एक लकीर बन गई, और तीसरा तीर उसके द्वारा बाल बाल जमीन पर गिरा दिया गया। जैसे ही उसने संभलकर अपना संतुलन वापस पाया, तभी अचानक 4-5 बलवान पुरुष उसके पीछे चट्टान के नीचे झाड़ियों से बाहर निकल आए। ये लोग खुरदुरे जानवरों की खाल से बने कपड़े पहनते थे, अपने गले और कलाई में जंगली जानवरों के दांतों से बने हार पहनते थे और उनके चेहरे और शरीर रंगीन मिट्टी और पाउडर से ढके होते थे, जो छलावरण और मच्छरों और जहरीली गैसों से सुरक्षा दोनों का काम करते थे। चेहरे पर भयंकर भेड़िए के निशान चित्रित किए हुए नेता गद्दार मानिए के एक सक्षम गुर्गे मांतू के अलावा और कोई नहीं था। भाग रहे हो? भागना क्यों बंद कर दिया? मंटू मुस्कुराया, उसके चमकीले सफ़ेद दांत दिखाई दिए और वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी निगाहें उस शिकार पर टिकी थीं जो जाल में फंस गया था। मानेन, हम पुराने परिचित हैं। राजा मान्य का जिक्र करते हुए आपको सम्माननीय और सराहनीय वफादारी वाला व्यक्ति मानते हैं, इसलिए वे आपको जीने का मौका दे रहे हैं। उसने मान एन की बाहों में कसकर लिपटे हुए पशु की खाल के बंडल की ओर इशारा किया। उसकी आवाज़ मोहक थी। अपनी बाहों में पकड़े उस कमीने को राजा के हवाले कर दो। अगर तुमने ऐसा किया तो राजा न सिर्फ तुम्हारी जान बख्शेंगे, बल्कि तुम्हें भरपूर इनाम भी देंगे। तुम्हें निजी अंगरक्षकों का मुखिया बना दिया जाएगा। धन दौलत और यश तुम्हारी मुट्ठी में होंगे।
मानन, जरा सोच समझ कर फैसला करो, क्या मरे हुए बर्बर बाघ के छोड़े हुए शावक के लिए अपनी जान जोखिम में डालना जायज़ है? मैनन ने मेंतु के कभी परिचित लेकिन अब पूरी तरह से घृणित चेहरे को घूर कर देखा। उसकी छाती हिंसक रूप से ऊपर नीचे हो रही थी और उसने खून से लथपथ लार का एक घूंट जमीन पर थूक दिया। अरे मंटू, मैं तुम्हें भाई मानता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने धोखेबाज, दरिंदे, सुअरिया कुत्ते से भी बदतर होगे। आज से हमारी दोस्ती खत्म। मेरी जान, मान एन की जान, भगवान मान वांग ने लाशों के ढेर से बचाई थी। उस दिन से मैंने धोखा शब्द के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उसने अचानक अपनी घायल रीढ़ सीधी की, बाएं हाथ में अपने युवा स्वामी की छाती की रक्षा के लिए एक गोल ढाल पकड़ी हुई थी, जबकि दाएं हाथ में धारदार कटार मेंतु और उसके साथियों की ओर थी। उसकी आंखों में एक भयानक चमक कौंधी और वह अपनी पूरी ताकत से दहाड़ा। उज्ज्वल भविष्य, यह मेरे सिर के ठीक ऊपर है। हिम्मत है तो आओ और इसे ले लो। वह दहाड़ पहाड़ों और जंगलों में गूंज उठी, जो एक भयानक त्रासदी और एक साथ मर जाने के दृढ़ संकल्प से भरी थी। वह एक अकेले भेड़िए की तरह था जो निराशा के कगार पर पहुंच गया था और अपने दिल में बची आखिरी उम्मीद को बचाने के लिए बेताब था। मंटू और उसका पीछा करने वाले इस प्रभावशाली व्यक्तित्व से भयभीत हो गए और तुरंत आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाए। लोगों को बचाना। कुछ 100 मीटर दूर एक छोटी पहाड़ी पर ली किंगहे और ली किंगफेंग आराम से शटल के सहारे बैठे हुए थे। ली किंगफेंग ने मुट्ठी भर तरबूज के बीज पकड़ रखे थे, उन्हें बड़े चाव से तोड़ रहा था और बीच बीच में अपने बगल में रखी चाय के कप से एक घूंट ले रहा था। ली किंगहे ने आराम से अपनी चाय की चुस्की ली, लेकिन उनकी निगाहें दूर चट्टान के नीचे दिख रही स्पष्ट आकृतियों पर टिकी रहीं। अरे चौथे भाई, ली किंगफेंग ने अधीरता से इशारा करते हुए सूरजमुखी के बीज के 2 छिलके थूक दिए। ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं? ऐसे सुस्ती से क्यों बैठे हैं? अगर मेरा गुस्सा काबू में होता तो मैं पेड़ से टेक लगाकर हौंफते हुए उस आदमी मानेन को 2 तीरों से मार गिराता, ताकि मुझे उनकी बकवास न सुननी पड़े। ये सब बकवास क्यों? ली किंगहे ने चाय का एक घूंट पिया और असहाय होकर अपने तीसरे भाई की ओर देखा। हाँ, तीसरे भाई, ये कैसा सवाल है? मैं भला उनकी बात कैसे समझ सकता हूँ? ये तो किसी दूरदराज इलाके की स्थानीय बोली होगी। उसने चायदानी नीचे रख दी और कुछ जिज्ञासा से पूछा। वैसे तीसरे भाई, जब आप संप्रदाय में थे तो क्या आपने कुछ कौशल नहीं सीखे, जैसे कुछ विदेशी भाषाएं समझना या राक्षसी जीवों से बात करना या ऐसा कुछ? ये सुनकर ली किंगफेंग ने अपने मुंह में मौजूद सूरजमुखी के बीज के छिलके को फोफ की आवाज के साथ थूक दिया और चिढ़कर कहा, तुम मुझे बहुत ऊंचा समझते हो। चौथे भाई, तुम क्या सोच रहे हो? किसी राक्षस से बात कर रहे हो? सबसे पहले तो उस राक्षस के पास बुद्धि और दिव्य चेतना होनी चाहिए। हम मनुष्यों के विपरीत, हम आध्यात्मिक जागृति के अंतिम चरण में धीरे धीरे दिव्य चेतना की सीमा को छू सकते हैं। राक्षसी जीव, उनमें से अधिकांश को उस क्षमता को प्राप्त करने के लिए आधारभूत स्थापना स्तर तक पहुंचना पड़ता है। केवल कुछ ही दुर्लभ प्रजातियां, जिनकी वंश परंपरा अत्यंत श्रेष्ठ है और जिनके पूर्वज 18 पीढ़ियों से शक्तिशाली रहे हैं, वे ही ऊर्जा शोधन स्तर पर अपनी दिव्य चेतना को जागृत कर सकते हैं और मानव भाषा बोल सकते हैं। राक्षसी जीवों से बात करना, ये तो केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधक ही कर सकते हैं। तुम अपने तीसरे भाई को ज़रूरत से ज़्यादा आंक रहे हो, मुझमें वह क्षमता नहीं है। ली किंगफेंग अपने चौथे भाई को साधना जगत की बुनियादी बातें उत्साहपूर्वक समझा रहा था, तभी अचानक उसने ली किंगहे को धीमी आवाज में कहते सुना। तीसरे भाई, देखो, वे लोग लाल रंग से चमक रहे हैं। वे लड़ने ही वाले हैं। लाल बत्ती। ली किंगफेंग ने अपना सिर तेजी से घुमाया और उस दिशा में देखा जिधर ली किंगहे इशारा कर रही थी। अरे बिल्कुल सही। चट्टान के नीचे खड़े 5 बर्बर पुरुषों से अचानक एक चकाचौंध कर देने वाली लाल रोशनी फूट पड़ी। और भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि उनकी भुजाओं और पैरों पर कई खून जैसे लाल रंग के स्पंदन बिंदु स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। ली किंगफेंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसने तुरंत अपनी दिव्य चेतना को सक्रिय करके सावधानीपूर्वक स्कैन और जांच शुरू कर दी। हिस, हे भगवान, कितना शक्तिशाली रक्त और ऊर्जा! ली किंगफेंग थोड़ा हैरान था। वे जिस तरह की नाड़ियां दिखा रहे हैं, वे हमारी साधना विधियों से बिल्कुल अलग हैं। हमारी शक्ति हमारे शरीर के भीतर संग्रहित होती है, जबकि उनकी शक्ति सीधे बाहर प्रकट होती है। 3 लोग आध्यात्मिक जागृति के तीसरे स्तर पर हैं, एक चौथे स्तर पर। अरे, पेड़ से टेक लगाकर घायल हुआ व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक जागृति के 5वें स्तर पर है। अगर वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन स्वयं नहीं करते हैं, तो मैं अपनी दिव्य इंद्रियों से सावधानीपूर्वक उनका अवलोकन किए बिना उनकी वास्तविक शक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकता। तीसरे भाई, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। ली किंगहे की आवाज में गंभीरता का भाव झलक रहा था। ली किंगफेंग ने उसकी ओर देखा और पाया कि उसका चेहरा असामान्य रूप से गंभीर था और वह अपनी हथेली के ऊपर बने जल दर्पण को देख रहा था। जल दर्पण तकनीक। ली किंगफेंग की निगाह जल दर्पण पर पड़ी, जहां उसे दूर की चट्टानें और वनस्पतियां स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती दिखाई दीं। लेकिन आमने सामने खड़ी 5 आकृतियां, जिनके शरीर लाल रंग से चमक रहे थे, जल दर्पण में बिल्कुल अदृश्य थीं।
कुछ भी नहीं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि इन पांचों व्यक्तियों में से किसी में भी, चाहे उनकी शक्ति कितनी भी हो, आध्यात्मिक जड़ों में जरा सा भी उतार चढ़ाव नहीं है। वे शुद्ध शरीर साधक हैं, या यूं कहें कि वे साधना का एक बिल्कुल अलग मार्ग अपना रहे हैं जो आध्यात्मिक जड़ों पर निर्भर नहीं करता। ली किंगफेंग की आंखें झट से सिकुड़ गईं। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और तुरंत एक दूसरे का मतलब समझ गए। चलो ये करते हैं। ली किंगफेंग ने धीमी सी चीख मारी और बिना किसी झिझक के अपने हाथ में पकड़े सारे तरबूज के बीज फेंक दिए। फिर उसने अपने पास रखे बड़े धनुष को उठाया और हूश की आवाज के साथ धनुष की डोरी लहराई, सितारों का पीछा करते हुए। वूश वूश वूश। 3 चमकदार सुनहरे तीर मानो टूटते तारे हवा में चीरते हुए निकल गए हों, पलक झपकते ही धनुष की डोरी से अलग हो गए। तीर सीधे मान को घेरने वाले चारों हमलावरों पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने अपने अपने लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधने के लिए हवा में ही अपनी दिशा में थोड़ा सा बदलाव भी किया। लगभग उसी समय जब ली किंगफेंग ने अपना धनुष उठाया, ली किंगहे ने पहले ही अपना कदम उठा लिया था। उसने पीठ से ठंडी लोहे की तलवार को उल्टे हाथ से निकाला। उसकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से उसके भीतर प्रवाहित होने लगी। अचानक ही तलवार पर एक रहस्यमयी नीली रोशनी की परत छा गई, जिससे एक भयानक आभा निकलने लगी। अपने पैरों की उंगलियों से जमीन को हल्के से छूते ही उसका शरीर एक धुंधली नीली छाया में बदल गया और वह 3 सुनहरे तीरों के ठीक पीछे पीछे चट्टान के नीचे स्थित युद्ध क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ गया। सामने हवा में एक सुनहरा तीर सीटी बजाता हुआ निकलता है। उसके पीछे एक नीली आकृति भूत की तरह फुर्ती से उसका पीछा करती है। डॉट 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 डॉट। मैनन की हताश दहाड़ और लापरवाह रवैये ने वास्तव में मैनतू और उसके 3 अधीनस्थों को एक पल के लिए डरा दिया और कुछ समय के लिए किसी ने भी आगे बढ़कर पहले हमला करने की हिम्मत नहीं की। उसके गुंडों में से एक ने घबराकर मंटू के कान के पास झुककर धमकी भरे लहजे में कहा, भाई, इस जिद्दी मूर्ख मैनन से बहस करके समय क्यों बर्बाद करें? जब ये बात नहीं मानेगा तो चलो इसे मार गिराते हैं। इसका और उस बदमाश का सिर काट दो और इनाम लेने वापस चलते हैं। हम भाई लोग धन दौलत और भविष्य का आनंद लें। मानतू ने खून से लथपथ मैनन को घूर कर देखा। उसकी आंखों में जटिल भाव उमड़ रहे थे। उसने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं, गहरी सांस ली और जब उसने उन्हें दोबारा खोला तो उसकी आंखों में केवल निर्मम हत्या का इरादा और लालच ही बचा था। खोल दो, मैनतू जंगली जानवर की तरह दहाड़ा। बैंग 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 बैंग। ढोल की थाप जैसी 4 धीमी आवाजें। पल भर में मंटू के अंगों पर खून जैसे लाल रंग के 4 स्पंदन बिंदु उभर आए। हिंसक रक्त ऊर्जा का एक प्रचंड प्रवाह फूट पड़ा, जिससे वह फूलता हुआ प्रतीत हुआ। उसकी मांसपेशियां उभर उठीं। उसके पीछे खड़े उसके तीनों गुर्गे भी उसी समय गुस्से से दहाड़ उठे। खुला 3 और धमाके की आवाजें गूंजी और प्रत्येक व्यक्ति के शरीर पर 3 खून जैसी लाल नसें चमक उठीं। 4 भयंकर आभाएं मानो 4 जागृत जंगली जानवर हों, बीच में खड़े मानन पर केंद्रित हो गईं। अपने सामने मौजूद 4 भयावह आकृतियों को देखकर मानन को पता चल गया कि आज का दिन कल से अलग होगा। उसने एक कड़वी मुस्कान दी, गहरी सांस ली और अपनी आखिरी बची हुई ताकत, अपनी सारी वफादारी और अपने सारे दुख और आक्रोश को निचोड़ निकाला। खुला मैनन के गले से मंटू की दहाड़ से भी कहीं अधिक भयंकर और रक्तपिपासु दहाड़ निकली। बैंग 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 बैंग। नाड़ी खुलने की 5 तेज और भारी आवाजें दिल पर 5 भारी हथौड़े के प्रहारों के समान थीं। मैनन के अंगों और छाती पर 5 रक्त लाल नसें दिखाई दीं, जो मंटू की नसों से भी अधिक ठोस और चमकदार थीं। उसके घाव तुरंत फट गए, खून बहने लगा, लेकिन वह दर्द से बेखबर लग रहा था। उसकी आंखों में भयानक क्रोध की आग जल रही थी। उसने अपनी पीठ को ऐसे मोड़ा जैसे कोई उग्र भालू हो, मानो अपनी आखिरी ताकत से कुछ लोगों को अपने साथ घसीट ले जाने के लिए तैयार हो। इस नाजुक क्षण में, वह क्षण जब मान शत्रु के साथ ही मरने वाला था, अचानक बदलाव आ गया है। मानतू के 3 साथियों के सामने न्याय के भाले की तरह आकाश से उतरती 3 सुनहरी किरणें अचानक प्रकट हुईं, साथ ही एक तीखी चीख हवा में गूंज उठी। वे अविश्वसनीय रूप से तेज थीं। इतनी तेज की सुनहरी रोशनी देखते ही उनके शरीर को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। पफ पफ पफ। तेज धार वाले हथियारों के मांस को भेदने की 3 दबी हुई धमकें लगभग एक साथ सुनाई दीं। एक गुर्गे के गले में सुनहरी रोशनी पड़ गई और वह कराहते हुए गिर पड़ा। उनमें से एक को दिल में गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आखिरी वाले ने थोड़ी तेजी से प्रतिक्रिया दी, लेकिन वह बस थोड़ा सा किनारे हट पाया। सुनहरा तीर उसके कंधे की हड्डी में जा लगा और जोरदार टक्कर से वह पीछे की ओर उड़ गया और जमीन पर जोर से गिर पड़ा। क्या? मंटू चौंक गया और अचानक उस दिशा की ओर देखने लगा जहां से तीर आया था। हालांकि इससे पहले कि वह आकाश की ओर देख पाता, हरे रंग का चोला पहने एक युवक ठंडे चेहरे के साथ भूत की तरह उसके सामने प्रकट हो गया। बर्फीली ठंड से चमकती हुई उस युवक की लंबी तलवार तेजी से उसकी गर्दन की ओर तनी गई। तलवार के उस तक पहुंचने से पहले ही भयानक ठंड ने उसके अंगों को अकड़ दिया था।
एक किसान। मानतू को इसके बारे में सोचने का एकमात्र समय यही भयावह विचार था। दो रास्तों के बीच चुनाव। अगले ही पल मंटू को अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई, उसका शरीर अचानक बहुत हल्का हो गया और पूरी दुनिया घूमने लगी। उसने जमीन पर एक बिना सिर का शव पड़ा देखा, जिसकी गर्दन से फव्वारे की तरह खून बह रहा था। वह उसका अपना शव था। धड़ाम, उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया, उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं, मानो उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके बगल में खड़ा बर्बर योद्धा, जिसका कंधा ली किंगफेंग के सुनहरे तीर से भेद दिया गया था लेकिन अभी पूरी तरह से मरा नहीं था, दर्द से तड़प रहा था। ली किंगहे ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने लापरवाही से नीली तलवार की किरण चलाई और उसे मौत के घाट उतार दिया। कलाई झटककर उसने तलवार पर लगे खून की बूंदों को झाड़ दिया और फिर मुड़कर मान एन की तरफ देखा। इसी क्षण ली किंगफेंग भी अपने उड़ने वाले शटल पर उतरे, अपना बड़ा धनुष एक तरफ रख दिया और ली किंगहे के पास चले गए। ली किंगहे ने अपने तीसरे भाई की ओर देखा, उसके होठों पर मुस्कान थी और उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तीसरे भाई, आपको स्टार चेजिंग एरो तकनीक में अपनी सटीकता पर काम करने की ज़रूरत है। आपने एक निशाना कैसे चूक दिया? ली किंगफेंग ने चिड़चिड़ाते हुए जवाब दिया, भाड़ में जाओ। अगर मुझे उस बड़े आदमी को बचाने की इतनी जल्दी न होती जिसे तुम चाहते थे और उसे गलती से चोट पहुंचाने का डर न होता तो मैं सीधे एक बहुत बड़ा तीर चला देता। एक ही तीर से इन बर्बरों के शरीर के टुकड़े तक नहीं बचते। ली किंगहे ने और कुछ नहीं कहा, ठंडी लोहे की तलवार को वापस अपने थैले में रख दिया, अपने खाली हाथ फैलाए और शांत दिखने की कोशिश करते हुए पूछा, अरे बड़े आदमी, क्या तुम हमारी बोली बोल सकते हो? क्या तुम इसे समझ सकते हो? ली किंगफेंग ने अधीरता से बीच में ही टोकते हुए कहा, चौथे भाई, उससे बात करके समय क्यों बर्बाद करें? मैं बस उस पर दबाव डालकर उसे बेहोश कर दूंगा, बांध दूंगा और उसे वापस ले जाकर उसका पालन पोषण करूंगा। मैं तुरंत अपने गुरु से आत्मा खोज तकनीक सीखने के लिए संप्रदाय में वापस जाऊंगा और वापस आकर उसके दिमाग को खंगालकर सब कुछ पता लगा लूंगा। कितना आसान है। वह अपना कदम उठाने ही वाला था। धड़ाम, इससे पहले कि ली किंगफेंग कोई हरकत कर पाता, दूसरी तरफ मौजूद मान एन ने अत्यंत तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसने तुरंत अपने पूरे शरीर से फूटी हुई रक्त ऊर्जा की लाल रोशनी को वापस ले लिया। पांचों रक्त लाल नाड़ी बिंदु गायब हो गए और उसका बलवान शरीर बिना किसी झिझक के घुटनों के बल बैठ गया। उसका सिर बार बार जमीन पर जोर जोर से पटका और वह भारी लहजे वाली लेकिन स्पष्ट रूप से समझ में आने वाली भाषा में चिल्लाया, मैं बोल सकता हूँ, मैं इंसानी भाषा बोल सकता हूँ। हे अमर गुरुओं, मेरी जान बचाने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। हे अमर गुरुओं, मेरी जान बख्श दीजिए। हे अमर गुरुओं, मेरी जान बख्श दीजिए। आप जो भी पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। मैं कभी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। हे अमर गुरुओं, मैं कभी आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं करूंगा। अरे, ली किंगफेंग उसके निर्णायक कदम से खुश हो गया। क्या तुम इंसानी भाषा बोल सकते हो? तो फिर तुम बर्बर हो या हम में से एक। तुम्हारी शक्ल देखकर तो तुम शुद्ध बर्बर नहीं लगते। मैनन ने झट से अपना सिर उठाया, उसका चेहरा खून, पसीने और कीचड़ से सना हुआ था और उसने जल्दी से समझाया, अमर स्वामी को नमस्कार। मैं मूल रूप से बर्बर नहीं था। मैं उत्तर में पहाड़ों के एक गांव से आया हूँ। 20 साल से भी पहले ब्लड वुल्फ जनजाति हमारे गांव के बाहर व्यापार कर रही थी। उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और हमें मारने और लूटने की कोशिश की। मेरे माता पिता और मेरा पूरा परिवार वहां मौजूद था और उन्होंने हम सबको मार डाला। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसकी आंखें लाल होती गईं और उसकी आवाज़ भावनाओं से भर गई। भागते समय मेरी पीठ पर वार हुआ और मैं खून के तालाब में गिर गया। मैं मरने ही वाला था। तभी लॉर्ड मानहू वहां से अपने आदमियों के साथ गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि हमारे कट्टर दुश्मन ब्लड वुल्फ जनजाति संख्या में कम पड़ गए हैं। बिना कुछ कहे वे दौड़े और उन दरिंदों को भगा दिया। उन्होंने ही देखा कि मुझमें अभी भी जान बाकी है, मुझे बचाया, मेरे घाव का इलाज करवाया और मुझे ठीक होने में काफ़ी समय लगा। मैनन ने राहत की सांस ली, उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं। जब मैं अपनी चोटों से उबर गया तो भगवान मानहू ने मुझे बहुत सारा पैसा और खाना दिया और यहाँ तक कि मुझे मेरे गृहनगर वापस ले जाने के लिए लोगों को भी भेजा। लेकिन मेरे पिता ने मरने से पहले मुझे सिखाया था कि हमें आभारी होना चाहिए और एहसान चुकाना चाहिए। किसी की जान बचाना मानो दूसरा जीवन देने जैसा है। इसलिए मैं वापस नहीं गया। मैं भगवान मानहू के साथ रहा, उनकी निष्ठापूर्वक सेवा करता रहा जब तक, आज तक। उनकी आवाज़ दुख और आक्रोश से भर गई और धीमी हो गई। ओह, तो फिर आप सचमुच हमारे ही शहर के रहने वाले हैं? ली किंगफेंग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। इसी क्षण ली किंगहे ने बोलना शुरू किया। वह पहले देखी गई शक्ति को लेकर अधिक चिंतित था। मैं आपसे पूछता हूँ, यदि आपकी कोई आध्यात्मिक जड़ें नहीं हैं तो आप उन रक्त लाल नसों को कैसे खोल पाए और शक्ति में इस तरह की वृद्धि का अनुभव कैसे कर पाए? आपने किस विधि का प्रयोग किया? मैनन ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत जवाब दिया,
अमर गुरु को नमस्कार। ये हमारी बर्बर राजा जनजाति की पीढ़ियों से चली आ रही वंशानुगत शरीर संरक्षण विधि है। इसमें शरीर को मजबूत बनाना, ची और रक्त का संवर्धन करना शामिल है, और एक बार जब मांसपेशियां, हड्डियां, त्वचा और झिल्लियां एक निश्चित स्तर तक मजबूत हो जाती हैं, तो हम जनजाति के गुप्त औषधीय सूप का आंतरिक रूप से सेवन करते हैं और फिर अपने पूरे शरीर को शक्तिशाली राक्षसी जानवरों के सार रक्त में भिगोते हैं। अंत में राक्षसी जानवरों के रक्त में निहित राक्षसी शक्ति और रक्तसार को अवशोषित करने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग करें और उन्हें शरीर के विभिन्न महत्वपूर्ण भागों में पोषित करें। पर्याप्त मात्रा में संचित होने पर आप रक्त और ऊर्जा नाड़ियों को खोल सकते हैं। नाड़ियों के साथ आपकी शक्ति, गति और सहनशक्ति आम लोगों से कहीं अधिक होगी। ये सुनकर ली किंगफेंग ने बीच में ही टोकने से खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, आप उड़ सकते हैं? मैनन चौंक गया, फिर ईमानदारी से अपना सिर हिलाते हुए बोला, ओह नहीं। तो क्या तुम्हारा बॉस सैवेज टाइगर उड़ सकता है? नहीं नहीं। तो क्या वहाँ ऐसे लोग हैं जो विमान उड़ा सकते हैं? मैनन ने एक पल सोचा, फिर अनिश्चितता से कहा, क्या असाधारण रूप से ऊंची छलांग लगाना भी इसमें गिना जाएगा? यह मायने नहीं रखता, इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ली किंगफेंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए आगे कहा, क्या आपके पास दूर से लोगों पर हमला करने के तरीके हैं? अमर गुरु होते हैं? जी हाँ, होते हैं। इस बार मानन ने पुष्टि करते हुए कहा, ये बड़ी मात्रा में रक्त और ऊर्जा शक्ति को एकत्रित कर सकता है और इसे पत्थर या तीर की तरह प्रक्षेपित कर सकता है। अरे, ये कितनी दूर तक निशाना लगा सकता है? सबसे दूर की दूरी शायद लगभग 20 मीटर है, और दूरी जितनी अधिक होगी, शक्ति उतनी ही कम होगी और सटीकता उतनी ही खराब होगी। ठीक है चौथे भाई, बस करो। ये सुनकर ली किंगफेंग निराश दिखी और उन्होंने ली किंगहे की ओर हाथ फैला दिए। तो बस इतना ही? ये तो बस आधे अधूरे उत्पाद हैं, बेकार का कचरा। थोड़े मजबूत और अधिक सहनशील होने के अलावा ये हम जैसे किसानों के लिए कोई खास खतरा नहीं है। ये ठीक से उड़ भी नहीं सकते, हम पतंग उड़ाकर इन्हें आसानी से मार सकते हैं। ली किंगहे ने अपने तीसरे भाई की शिकायतों को नज़रअंदाज करते हुए मानन से पूछना जारी रखा, इस शरीर संयम तकनीक का अभ्यास करके आप किस उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं? सबसे शक्तिशाली कौन है? सबसे शक्तिशाली तो हमारा नेता लॉर्ड सैवेज टाइगर है। वह बोन फोर्जिंग के स्तर तक पहुंच चुका है। उसकी हड्डियां और मांसपेशियां लोहे जैसी हैं और उसकी ताकत असीमित है। और आप अभी किस स्तर पर हैं? यह विनम्र सेवक अभी भी 5वें स्तर पर रक्त संचारित कर रहा है। मैनन ने ईमानदारी से जवाब दिया, रक्त आधान का 5वां स्तर? यह आत्मा जागरण के 5वें स्तर के बराबर है। ली किंगहे ने मन ही मन गणना की। मैंने अभी तक आपका नाम नहीं पूछा है। अमर गुरु को रिपोर्ट करते हुए, मेरा नाम मानन है। ली किंगहे ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था और उसने सीधे जमीन पर घुटने टेक कर बैठी मानन की ओर देखा और सीधे बोला, ठीक है मैनन, अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। उनकी आवाज़ शांत थी, फिर भी उसमें एक अचूक दबाव था। उन्होंने एक उंगली उठाई। पहला विकल्प, अपनी वंश परंपरा को निखारने की पूरी विधि बिना एक शब्द छोड़े मुझे सौंप दो और साथ ही अपनी गोद में मौजूद बच्चे को भी मुझे सौंप दो। यदि तुम ये दोनों चीज़ें सौंप देते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें जाने दूंगा। वह रुका, फिर उसने अपनी दूसरी उंगली उठाई, उसकी आवाज़ और भी ठंडी हो गई। दूसरा विकल्प, अगर तुम इसे सौंपने को तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और फिर इस बच्चे को लेकर तुम्हारा पीछा करने वालों से बातचीत करने जाऊंगा। मुझे यकीन है कि तुम्हारा पीछा करने वाले सिर्फ ये कुछ लोग ही नहीं हैं, बल्कि और भी बहुत से लोग हैं। 2 रास्ते हैं, आप कौन सा चुनेंगे? जवाब देने से पहले ध्यान से सोचें। ली किंगफेंग को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। चौथे भाई, हमें क्या करना चाहिए? ली किंगे ने आह भरी। तीसरे भाई, पहले उस पर से गंदी जानवरों की खाल उतार दो, मैं उसे धो दूंगी। मेरे पास एक सूती कोट भी है जो मैंने बचपन में सर्दियों में पहना था, मेरे थैले में रखा है। पहले उसे उसके चारों ओर लपेट दो। मेरे पास बकरी का दूध भी है तो मैं उसे थोड़ा पिला दूंगी। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। ली किंगफेंग तुरंत सहमत हो गया। उसने हाथ के इशारे से बच्चे को उठाया और उसके ऊपर लिपटी गंदी जानवरों की खाल को फाड़कर एक तरफ फेंक दिया। बच्चे का नंगा निचला शरीर मलमूत्र से सना हुआ था। ली किंगफेंग ने घृणा से अपना मुंह और नाक ढक लिया, 2 कदम पीछे हटकर कहा, चौथे भाई, जल्दी करो और काम खत्म करो। काम खत्म होते ही हम वापस चलते हैं, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। ली किंगहे ने सचमुच उस पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाए और कुछ कदम आगे बढ़ गई। अपने दाहिने हाथ के इशारे से हवा में से एक साफ पानी की गेंद प्रकट हुई और उसकी हथेली में तैरने लगी। उसने अपना बायां हाथ बच्चे की ओर किया और पानी का गोला तुरंत कई धाराओं में बंध गया। फुर्तीले छोटे सांपों की तरह धीरे से बच्चे के शरीर और निचले हिस्से को लपेटते हुए बच्चे के शरीर पर लगी गंदगी और मल को तेजी से धो डाला। फिर उसने थोड़ी पुरानी काली सूती जैकेट निकाली, बच्चे को उसमें लपेटा और अंत में बकरी के दूध से भरी एक छोटी सी जैड की बोतल निकाली।
उसने सावधानी से बच्चे का मुंह खोला, कुछ बूंदें पिलाईं और फिर जैड की बोतल को रख दिया। चौथे भाई, आप इसे और खाना क्यों नहीं खिलाते? क्या ये बच्चा भूख से बेहोश नहीं हो गया था? ली किंगफेंग ने हैरानी से पूछा। मैंने इस बकरी के दूध में जल तत्व की ऊर्जा मिला दी है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर उन बाल श्रमिकों को ऊर्जावान और स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है जिन्हें आपने काम पर रखा है। अगर मैं उसे कुछ और घूंट पिला दूं तो क्या उसका छोटा शरीर इसे सहन कर पाएगा? अगर वह बहुत ज्यादा पी ले तो क्या होगा? समझाने के बाद ली किंगहे ने लापरवाही से बच्चे को ली किंगफेंग की बाहों में थमा दिया। मुझे पकड़ कर रखो। फिर उसने अपने थैले से एक छोटा लकड़ी का डिब्बा निकाला, ढक्कन खोला और अंदर करीने से रखी हुई छोटी छोटी कागज की छड़ें थीं, जिनमें से प्रत्येक उंगली की लंबाई की थी और पतली पतली लुढ़की हुई थी। उसने 3 छड़ियां निकाली और डिब्बा वापस रख दिया। उसने अपनी उंगलियों को आपस में रगड़ा और एक छोटी सी लौ निकली जिससे कागज की 3 छोटी छोटी छड़ें जल उठीं। उसने एक छड़ी अपने मुंह में डाली, एक कश लिया और फिर बाकी 2 छड़ें ली किंगफेंग और मानएन की ओर फेंक दी, जिन्होंने अभी अभी अपना खाना खत्म किया था। ली किंगफेंग ने इसे उत्सुकता से देखा। चौथे भाई, क्या ये सिगरेट है? ये तो काफी अनोखी दिखती है। उसने ली किंगहे की नकल करते हुए कागज की स्टिक को अपने मुंह में डाला और एक कश लिया। सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो। एक अनोखी हर्बल खुशबू के साथ एक ठंडक और ताजगी का एहसास सीधे मेरे दिमाग में छा गया। ली किंगफेंग की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और वह लगभग दम घुटने लगा। अरे बाप रे! चौथे भाई, तुमने इस सिगरेट में क्या डाला है? ये तो बहुत तेज है। 2-4 कश लेने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सिर बर्फ के पानी में भीग गया हो। ये तो कमाल की ताजगी है। ली किंगहे ने एक और गहरी सांस ली और धीरे धीरे सांस छोड़ी। मैंने सूखे तंबाकू के पत्तों को पीसकर पाउडर बनाया और उसे पुआल के कागज में लपेटा। तंबाकू के पत्तों के साथ उबला हुआ टोफू मन को तरोताजा करता है, नसों को शांत करता है और शरीर की गर्मी को कम करता है। मैंने इसे सिगरेट की तरह लपेटकर पीने की कोशिश की। मुझे लगा कि यह काफ़ी कारगर है। उसने मानएन की ओर देखा, जिसने अभी अभी सिगरेट ली थी और सावधानीपूर्वक उसे पीना सीख रही थी। अरे यार, तुम अभी घायल और कमज़ोर हो। बस कुछ कश ले लो, आराम करो और तरोताजा हो जाओ। अरे चौथे भाई, ये चीज़ तो वाकई बहुत अच्छी है। मुझे कुछ और दे दो। ली किंगफेंग ने कुछ और घूंट लिए, जिससे उसे काफ़ी ऊर्जा महसूस हुई और उसकी रुचि भी बढ़ गई। वापस आकर इस बारे में बात करेंगे, ली किंगहे ने बीच में ही टोकते हुए कहा। पहले इस झंझट को सुलझा लेते हैं। तीसरे भाई, ली किंगहे ने अपने मुंह से लटकती सिगरेट के साथ ली किंगफेंग की ओर देखते हुए कहा। क्या आपके स्टोरेज बैग में ऐसे कपड़े हैं जिन्हें आम लोग पहनते हैं? ऐसे कपड़े जो साधारण सामान्य सामग्री से बने हों? हाँ, ली किंगफेंग, जिसके होठों से सिगरेट लटक रही थी, ने हैरानी से पलकें झपकाईं। क्या हुआ? क्या तुम इसे पहनने वाले हो? उसका थैला तरह तरह की चीज़ों से भरा हुआ था। संप्रदाय के वस्त्रों, अतिरिक्त हथियारों, गोलियों और ताबीजों के अलावा उसने बाद में हासिल किए गए कई साधारण लंबे वस्त्रों के सेट भी उसमें ठूंस रखे थे, मानो किसी आपात स्थिति के लिए। उफ! मैनएन के लिए 2 चीज़ें चुनिए। ली किंगहे ने मानएन की ओर इशारा किया, जो सिगरेट के छोटे छोटे कश ले रही थी और बर्फीली ठंडक के अभ्यस्त होने की कोशिश कर रही थी। उसके घावों को भरने और उसकी ऊर्जा और रक्त की भरपाई के लिए उसे कुछ और क्यूई पुनर्स्थापना की गोलियां दें। उसे ये क्यों दे रहे हो? ली किंगफेंग ने हैरानी से पूछा, लेकिन उसने निर्देशानुसार ही किया। उसने अपनी कमर पर बंधे थैले में हाथ डाला और उसके हाथ में फटे पुराने मोटे भूरे रंग के कपड़े के 2 सेट निकले। कपड़ा मजबूत और टिकाऊ था, ठीक उसी तरह का जैसा गांव वाले अक्सर पहनते थे। फिर उसने एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और उसमें से 5 या 6 भूरी गोलियां निकाली, जिनमें से प्रत्येक सोयाबीन के आकार की थी और उनसे हल्की औषधीय सुगंध आ रही थी। लो, इसे ले लो। ली किंगहे ने तुरंत कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। वह उस गंदी जानवर की खाल की ओर बढ़ा, जिसे थोड़ी देर पहले जमीन पर फेंक दिया गया था, जो आंशिक रूप से मल और मूत्र से ढकी हुई थी, और उसके होठों से एक सिगरेट लटक रही थी। अपने दाहिने हाथ के इशारे से अचानक हवा से पानी की एक बड़ी धारा प्रकट हुई, जो तेजी से बहते हुए जानवर की मोटी खाल को अंदर और बाहर कई बार धोकर बची हुई सारी गंदगी को पूरी तरह से साफ कर दिया। फिर उसने मुड़कर ली किंगफेंग को एक नज़र से देखा। ली किंगफेंग समझ गया। उसने मुंह से लटकती सिगरेट के साथ ओहो बुदबुदाया और लापरवाही से अपना दाहिना हाथ गीली जानवर की खाल की ओर लहराया। जानवर की खाल को तुरंत एक अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया और वह दर्जनों मीटर दूर हवा में उड़ गई। फिर ली किंगफेंग ने अपना दाहिना हाथ हवा में कुछ बार घुमाया और जानवर की खाल का टुकड़ा भी हवा में तेजी से घूमने लगा, जिससे पानी की धारें निकलने लगीं। कुछ सेकंड बाद घूमना अचानक बंद हो गया और जानवर की खाल अब आधी सूख चुकी थी और उससे पानी टपकना बंद हो गया था। अपने हाथ के एक और इशारे से ली किंगफेंग ने जानवर की खाल को तेजी से वापस मानएन की ओर भेज दिया, जहां उसने उसे पकड़ लिया। ली किंगहे ने मानएन को कपड़े, गोलियां और चांदी से भरा एक छोटा थैला, लगभग कई दर्जन टेल्स भेंट किया।
मानेन, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारा पहला काम देने वाला हूँ। मैनन ने तुरंत अपनी पीठ सीधी कर ली, उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। कृपया आदेश दीजिए, महोदय। उसने अभी अभी निचोड़ी गई जानवर की खाल की ओर इशारा किया। ये सामान लो और ब्लैक माउंटेन वापस जाओ। मेरे पास ब्लैक माउंटेन के बाहरी इलाके का नक्शा है, उसने नक्शा देते हुए कहा। इस नक्शे में ब्लैक माउंटेन के बाहरी इलाके में कई अपेक्षाकृत सुरक्षित रास्ते चिन्हित हैं। उन्होंने कोयले से मोटी की गई एक रेखा की ओर इशारा करते हुए कहा, इस रेखा का अनुसरण करें। दिशा किंगशुई कस्बे की ओर है। किंगशुई कस्बा आपके गृहनगर काओशान कस्बे से थोड़ा दक्षिण में स्थित एक बड़ा कस्बा है। आपने इसके बारे में सुना होगा। मैनन ने सिर हिलाते हुए कहा, यह अधीनस्थ किंगशुई टाउन के बारे में अच्छी तरह जानता है। बहुत बढ़िया, ली किंगहे ने आगे कहा। आपको बस इतना करना है कि गंभीर रूप से घायल होने का नाटक करें, हमारा पीछा कर रहे लोगों की दूसरी लहर का नेतृत्व करें और उन्हें किंगशुई टाउन की दिशा में लुभाएं। उसने कपड़ों और चांदी की ओर इशारा किया। ये दोनों पोशाकें आपको एक साधारण व्यापारी या पर्वतीय निवासी के रूप में भेस बदलने में मदद कर सकती हैं। एक बार पैसा वहां पहुंच जाए तो आप भोजन और आवास खरीद सकते हैं, जिससे आपकी पहचान छिपाना आसान हो जाएगा। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा, अपने वेश को लेकर सावधान रहें। किंगशुई कस्बे में हमारे जैसे साधक तैनात हैं। आप किसी भी कीमत पर खुद को उजागर नहीं कर सकते और उन्हें आपको पकड़ने नहीं देना चाहिए। अगर किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में, और मेरा मतलब है बेहद अप्रत्याशित स्थिति में, आप पकड़े जाते हैं और उन काश्तकारों के हाथों आपका भेद खुल जाता है, तो आपको अपनी कहानी पर कायम रहना होगा और कहना होगा कि आपका पीछा किया जा रहा था और आप भाग रहे थे। आप हम दोनों के बारे में कोई भी जानकारी बिल्कुल भी प्रकट नहीं कर सकते। एक शब्द भी बोलना मना है। अगर आपकी किस्मत वाकई खराब है और पीछा करने वालों की दूसरी लहर का नेतृत्व आपसे कहीं ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति कर रहा है, जैसे कि बोनफोजिंग दायरे का कोई व्यक्ति जो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, तो मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें और दक्षिण की ओर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। जितना दूर वे हमसे जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। अगर आप मिशन पूरा करके भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो बस कुछ स्थानीय लोगों से पूछ लें कि किंगजुआन न्यू टाउन कहाँ है। उन्हें ज़रूर पता होगा, क्योंकि इस सैकड़ों मील के दायरे में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो किंगजुआन न्यू टाउन का नाम न जानता हो। जब आप सुरक्षित लौट आएं तो हमें ढूंढने के लिए कस्बे की चौकी पर आएं। जब समय आएगा मैं तुम्हारे लिए एक पत्नी ढूंढ दूंगी और तुम्हें घर बसाने में मदद करूंगी। तुम दोनों मिलकर अपने छोटे मालिक की देखभाल कर सकते हो। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा और सचमुच बदला लेना चाहेगा तो हम तुम्हारी मदद भी कर सकते हैं। ली किंगे ने मैन एन की आंखों में देखा। यार, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम मानो या न मानो, मैं अपना वादा निभाऊंगा। ये सुनकर मान एन ने बिना किसी झिझक के घुटने टेक दिए और ली किंगे से उपहार दोनों हाथों से स्वीकार कर लिया। निश्चिंत रहिए मेरे स्वामी। मैन एन ने जोर से सिर हिलाया। मैं आपके द्वारा सौंपा गया कार्य पूरा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। यदि दुर्भाग्यवश हमारा सामना उस जनजाति के शीर्ष विशेषज्ञों से हो जाता है जो टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, तो मैं उन्हें दक्षिण की ओर उनके विनाश की ओर ले जाऊंगा, चाहे इसका अर्थ मेरी मृत्यु ही क्यों न हो। अगर दुर्भाग्यवश हम उन साधकों के हाथों में पड़ गए तो अपनी हृदय नस काटने से पहले मैं तुम दोनों को फंसाने वाले हर सबूत को मिटा दूंगा। मैं किसी को भी मुझसे एक शब्द भी नहीं निकलवाने दूंगा। उन्होंने यह बात पूर्ण विश्वास के साथ कही। अच्छा, ली किंगे ने उसके कंधे पर थपथपाया। मैन एन, अपना ख्याल रखना। हम आपके वापस आने और आपकी शादी का जश्न मनाने का इंतजार कर रहे हैं। हा। उसके बगल में खड़ी ली किंगफेंग भी हंस पड़ी और बोली, ये तो बिल्कुल सच है। हा, तो फिर मुझे पत्नी ढूंढने के लिए मैं आपको पहले से ही धन्यवाद देता हूँ, महोदय। मैनन मुस्कुराया, जिससे उसके सफ़ेद दांत दिखाई दिए। उसने जल्दी से अपने कपड़े, चांदी के बर्तन और नक्शा सुखाए हुए चमड़े के गट्ठे में भर दिए और उसे कसकर अपनी छाती से बांध लिया। फिर वह एक घुटने पर बैठ गया, दोनों पुरुषों के सामने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, मेरे स्वामियों, मैं पहले विदा लेता हूँ। अंत में उसने ली किंगफेंग की बाहों में सो रहे छोटे स्वामी को ध्यान से देखा। उसकी आंखें जटिल भावनाओं से भरी हुई थीं। बिना किसी झिझक के मान एन ने ली किंगफेंग द्वारा दी गई कुछ क्यूई पुनर्स्थापना गोलियों को पकड़ा, उन सभी को अपने मुंह में भर लिया और पूरा निगल गया। गोली पेट में जाते ही एक गर्माहट सी दौड़ पड़ी, जिससे उसके शरीर की अत्यधिक थकान और दर्द कम हो गया। उसने गहरी सांस ली, अचानक मुड़ा और पीछे देखे बिना उसी चट्टान की ओर भागा जिससे वह भी अभी बचकर निकला था। कुछ ही छलांगों में उसकी विशाल आकृति घने जंगल में गायब हो गई। पीछे केवल लहराती शाखाएं और पत्ते ही रह गए। जिस दिशा में मान एन गायब हुई थी, उस दिशा में देखते हुए ली किंगफेंग ने बच्चे को गोद में लिए हुए जमीन पर पड़े बर्बर पीछा करने वालों के शवों को लात मारी। चौथे भाई, इन लाशों का क्या करें? गड्ढा खोदकर इन्हें दफना दें या? ली किंगे ने धुएं का छल्ला उड़ाया और अपना सिर हिलाया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
एक बार जब हम अपने उड़ने वाले शटल में चले जाएंगे तो आपके ची शोधन चरण का दबाव अपने आप कम हो जाएगा। जल्द ही इस जंगल के भूखे सियार, बाघ, तेंदुए और मांसाहारी पक्षी और जानवर स्वाभाविक रूप से खून की गंध का पीछा करते हुए घटनास्थल को साफ करने में हमारी मदद करेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि हड्डी का एक टुकड़ा भी बाकी न रहे। इससे आपको बहुत सारी परेशानी और मेहनत से मुक्ति मिल जाएगी। अरे ये तो सच है, इससे हमारी कुछ परेशानी कम हो जाएगी। ली किंगफेंग ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि यह वाकई सच है, पहाड़ों और जंगलों के अपने नियम होते हैं। चल दर, ली किंगहे ने लापरवाही से अपनी सिगरेट पास के एक पेड़ पर बुझा दी। अब उसे लाशों को देखने की कोई परवाह नहीं थी। ली किंगफेंग बच्चे को गोद में लिए हुए थी और वे दोनों उड़ने वाले शटल में सवार होकर नए शहर की ओर उड़ गए। विश्लेषण, शटल बादलों को चीरता हुआ किंगजुआन न्यू टाउन की ओर स्थिर गति से उड़ने लगा। ली किंगफेंग ने सूती कोट में लिपटे उस नन्हे बच्चे को अपनी बाहों में उठा रखा था। बच्चा अभी भी गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन उसकी भौहें पहले से भी ज्यादा सिकुड़ी हुई लग रही थीं। उन्हें अपने चौथे भाई द्वारा पहले की गई व्यवस्था याद आ गई और उन्हें अभी भी कुछ संदेह था, इसलिए वे पूछे बिना नहीं रह सके। चौथा भाई, उसने आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठी ली किंगहे को हल्के से अपने कंधे से धक्का दिया। क्या हमें मैन एन से उत्तर में रहने वाले उन बर्बरों की ताकत का काफी अच्छा अंदाजा नहीं हो गया था? सबसे ऊंचा स्तर हड्डी गढ़ने का है, जो सुनने में तो प्रभावशाली लगता है, लेकिन वे उड़ भी नहीं सकते। अगर मैं, तुम्हारा तीसरा भाई, सचमुच उनसे टकरा जाऊं तो मैं आसमान में पतंग उड़ाते हुए भी उन्हें छलनी में डाल सकता हूं। मैंने इनको मुसीबत से बचाने के लिए भेजने की क्या जरूरत है? क्या यह ऐसा नहीं है जैसे पैंट उतारकर पाद मारना? ली किंगहे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और अपने तीसरे भाई की ओर देखा, जो कभी कभी स्पष्टवादी होता था। तीसरे भाई, मैंने कुछ देखा है। समस्या क्या है? उच्च स्तर की साधना का अर्थ यह नहीं है कि बुद्धि भी तेज हो। आप वर्तमान में चिशोधन के चरण में हैं। इस स्तर पर आप कितने वर्षों तक जीवित रहने की उम्मीद कर सकते हैं? ली किंगफेंग अचंभित रह गया, फिर उसने हिसाब लगाया। जहां तक ची रिफाइनिंग चरण की बात है, अगर कुछ अप्रत्याशित न हो तो 150 या 160 साल जीना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर किस्मत अच्छी रही तो बाद के चरणों में या चरम पर आप 200 साल तक भी पहुंच सकते हैं। क्या बात है, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, ली किंगे ने सिर हिलाया। आप ची रिफाइनिंग चरण में भी लगभग 200 साल तक जीवित रह सकते हैं, तो आप इतने निश्चित कैसे हो सकते हैं कि ऐसे कोई पुराने राक्षस नहीं हैं जो इससे भी अधिक समय तक जीवित रहे हों और बर्बरों के बीच और भी गहराई में छिपे हों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह मानने की कि अस्थि गढ़ने की कला से ऊपर कोई विशेषज्ञ नहीं है? वह मैन कितने साल जी चुका है? वह बर्बर राजा के कबीले में कितने समय से है? तुम्हें क्या लगता है कि वह, जो कबीले का मूल निवासी नहीं है और बीच में शामिल हुआ है, कबीले में कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है? वह कितने असली रहस्यों तक पहुंच सकता है? इसके अलावा विशाल घास के मैदानों में उसकी बर्बर राजा जनजाति की क्या स्थिति है? क्या यह एक शीर्ष स्तरीय जनजाति है, एक औसत दर्जे की जनजाति है, या सिर्फ एक महत्वहीन छोटी जनजाति है? हमें इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। मानन उन्हें अपने साथ ले जाए और पता लगाए कि किस तरह के लोग आ रहे हैं और क्या उनमें कोई असली विशेषज्ञ हैं। अगर हम दक्षिण में कुछ उड़ने वाले राक्षसों को बाहर निकालने में सचमुच कामयाब हो जाते हैं, तो हम पहले से तैयारी कर सकते हैं और जब वे हमारे दरवाजे पर दस्तक देंगे तो हम अचानक हमले से बच सकते हैं। ली किंगहे ने ली किंगफेंग की ओर देखा और अंत में कहा, ऐसा न हो कि उत्तर दिशा से कुछ ताकतवर लोग अचानक भीड़ में से निकलकर आप पर हमला कर दें और आपको घुसा मार दें। भले ही आप हवा में हो, आपके पास प्रतिक्रिया करने का समय ही न हो। ली किंगहे के विश्लेषणों की श्रृंखला सुनने के बाद ली किंगफेंग को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने अपनी जांघ पर हाथ मारा। अरे वाह, चौथे भाई, आपने तो सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से सोच लिया। मैं गलत थी। हाँ, हमें उनके अतीत की छानबीन करनी चाहिए। क्या पता सच में कोई पुराना राक्षस हो। हाँ, चौथे भाई, आप तो बड़े ही सजग हैं। उन्होंने इसकी दिल से प्रशंसा की। हालांकि ली किंगफेंग की जिज्ञासा यही नहीं रुकी। अपने संदेह दूर करने के बाद उसकी नज़रें चारों ओर घूमने लगीं और उसे अभी अभी हुई घटना याद आ गई। शरारती मुस्कान के साथ वह पास झुककर पूछा, अरे चौथे भाई, अगर वो लड़का मान एन किस्मत वाला रहा और जिंदा वापस आ गया, तो तुम उसके लिए कौन सी पत्नी ढूंढने की योजना बना रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? ली किंगहे को उसके सवाल से थोड़ी झुंझलाहट हुई और उसने लापरवाही से जवाब दिया, क्या यह इतना आसान नहीं है? क्या ली यूफू की माँ एक स्वाभाविक विधवा नहीं है? उनके पति की मृत्यु तब हुई जब वह 20 वर्ष की थी, और वह एक युवा विधवा हैं जो अकेले ही बच्चे का पालन पोषण कर रही हैं। ये बहुत ही दुखद है। ओह, कितने दुख की बात है। ये सुनकर ली किंगफेंग ने तुरंत मौके का फायदा उठाया, जानबूझकर अपनी आवाज़ को लंबा खींचा और अपने चेहरे पर एक धूर्त, घिनौनी मुस्कान दिखाए। अरे बाप रे, आपके लहजे से तो यही लगता है चौथे भाई कि आपको उस पर तरस आ रहा है। तो फिर चौथे भाई,
आप खुद ही उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? इससे 2 काम एक साथ हो जाएंगे, है ना? आप उस विधवा और उसके बच्चे की मुश्किलें हल कर देंगे, उनके बोझ बांट लेंगे और साथ ही आपको आध्यात्मिक गुणों वाला एक नेक बेटा मुफ्त में मिल जाएगा। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसका उत्साह बढ़ता गया और उसने ली यूफू के हमेशा की तरह सम्मानजनक व्यवहार की नकल की। मुझे लगता है वो बच्चा ली यूफू आपसे बहुत प्यार करता है, अपने मार्शल अंकल से। वो हमेशा आपको मार्शल अंकल कहकर पुकारता रहता है, उसकी जुबान कितनी मीठी है। मुझे यकीन है अगर आप उसके पिता बनने को तैयार हो जाएं, तो वो बहुत खुश होगा, नींद में भी हंसेगा, उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। ही। ली किंगहे को उसकी बेतुकी बातों पर इतना गुस्सा आया कि वह हंस पड़ी और चिढ़कर बोली, दफा हो जाओ, तुम तो बड़े दयालु और समझदार लगते हो, क्यों न तुम ही उसके पिता बन जाओ। मुझे लगता है तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल सही है। हा 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 हा। ली किंगफेंग उसकी इस बात पर जोर से हंस पड़ा, इतनी जोर से हंसा कि उसके पैरों के नीचे रखी शटल कुछ बार हिल गई। नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं इसे संभाल नहीं सकता। मैं बहुत नखरे वाला इंसान हूँ, मुझे विधवाएं पसंद नहीं हैं। इसे तुम ही रखो, चौथे भाई। मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो। एक शांत स्वभाव का है, दूसरा मेहनती, एकदम सही जोड़ी। चले जाओ। ली किंगहे उससे और बहस करने में बहुत आलसी हो गया था, इसलिए उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से ध्यान की अवस्था में चला गया, दृष्टि से दूर, मन से दूर। शटल में केवल ली किंगफेंग की घमंडी, चिढ़ाने वाली हंसी ही सीटी बजाती हवा के बीच गूंज रही थी। शटल छावनी के पिछवाड़े में स्थिर रूप से उतरी। दोनों शटल से कूद गए और ली किंगफेंग ने अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिससे काले सूती गद्देदार जैकेट में लिपटा बच्चा ऊपर तैरने लगा। घर के पिछवाड़े की छत के नीचे झांग अपनी दोनों बहुओं के साथ बैठी कढ़ाई कर रही थी और रोजमर्रा की बातों पर गपशप कर रही थी। माँ, मैं और मेरा चौथा भाई वापस आ गए हैं। ली किंगफेंग के आने से पहले ही उसकी तेज आवाज में चिल्लाना शुरू हो गया था। ऊपर देखे बिना ही झांग ने अपना सुई धागे का काम जारी रखा और चिड़चिड़ाते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर तुम वापस आ गए? इतनी सारी बातें किस बात की? क्या तुमने मुझे नहीं देखा? उसके बोलने से पहले ही उसने अनजाने में ऊपर की ओर देखा और ली किंगफेंग के बगल में एक छोटा सा पैकेट तैरता हुआ देखा, जिसके अंदर से एक सोते हुए बच्चे का चेहरा झांक रहा था। अरे बाप रे! झांक तुरंत घबरा गई और कढ़ाई का सामान धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वह कुछ ही तेज कदमों में ली किंगफेंग के पास दौड़ी, भारी मन से बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और उसे कसकर गले लगा लिया। तुम एक बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? उसे ऐसे ही इधर उधर तैरने के लिए छोड़ दो। अगर वह गिर गया तो क्या होगा? उसे मुझे वापस दे दो। उसने अपनी बाहों में बच्चे के बेचैन चेहरे, उसकी सिकुड़ी हुई भौहों को देखा और जितना अधिक वह उसे देखती रही, उसका दिल उतना ही अधिक टूटता गया। उसने बच्चे की पीठ पर धीरे से थपथपाया, अपने दोनों बेटों की ओर देखा और प्रश्नवाचक स्वर में बोली, किंगफेंग, किंगहे, ये बच्चा कहाँ से आया? ये किसका बच्चा है? इसने क्या क्या कष्ट सहा है? ये तो बहुत दयनीय लग रहा है। ली किंगफेंग ने तुरंत समझाया, माँ, यात्रा के दौरान हमें ये बच्चा संयोगवश मिल गया। इसका पिता एक बर्बर अधीनस्थ है जिसे हमने हाल ही में भर्ती किया है। ये सुनकर झांग ने भौहें चढ़ाकर कहा, बर्बर? तो उसके पिता का क्या हुआ? उसने बच्चे को तुम्हारे पास छोड़ दिया। उसके पिता का नाम मानैन है। उसे उसके चौथे भाई ने एक मिशन पर भेजा है। अगर वह भाग्यशाली रहा तो 1 या 2 सप्ताह में वापस आ जाएगा। अगर वह बदकिस्मत रहा तो शायद वह इस जन्म में कभी वापस न आए। ली किंगहे ने आगे कहा, अगर वह वापस आ सकता है तो बच्चा स्वाभाविक रूप से उसे लौटा दिया जाएगा। अगर वह वापस नहीं आ सकता तो बच्चे को हम अपना धर्मपुत्र मानकर अपने घर में पालेंगे। चूंकि आप आमतौर पर घर पर काफ़ी खाली रहते हैं, इसलिए हम आपसे कुछ दिनों के लिए बच्चे की देखभाल करने में मदद करने का अनुरोध करते हैं। मानन के वापस आने पर या बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाने पर हम आगे की व्यवस्था करेंगे। पीठ में छुरा घोंपना। ये सुनकर झांग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए और उसने आह भरी। आह, मैंने सोचा था कि आप दोनों में से कोई चुपके से मेरे लिए एक पोते को जन्म देने वाला है और आप उसे मुझे सरप्राइज देने के लिए वापस ला रहे हैं। कितना बड़ा झटका लगा। उसने बच्चे को गोद में लिया, उसे फिर से ध्यान से देखा और उसकी आवाज़ नरम पड़ गई। ठीक है, इसे अभी यहीं छोड़ दो। ये बच्चा 2 साल से ज़्यादा का लग रहा है ना? दाई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे अच्छी तरह से पका हुआ मांस का दलिया या चावल का दलिया खिला दो। वैसे भी खाने का समय हो गया है। उसने अपने दोनों बेटों को घूर कर देखा। तुम दोनों दिन भर कहीं नजर नहीं आते। आज मत जाओ, यहीं रहो और अपनी माँ के साथ अच्छा खाना खाओ। बोलते बोलते झांक बच्चे को घर के अंदर ले गई और जाते समय अपनी दोनों बहुओं को निर्देश देती रही। बड़ी बहू, रसोई में जाओ और उनसे थोड़ा पतला, अच्छी तरह पका हुआ मांस का दलिया बनाने को कहो। उसे ठंडा होने दो और फिर ले आओ। दूसरी बहू, मेरे कमरे में रखी मेरी नई पतली रजाई ले आओ।
बच्चे ने जो सूती गद्दी वाली जैकेट पहनी है वह शायद किंगहे की थी जब वह छोटा था, है ना? थोड़ी पुरानी है, अभी उसे इस नई रजाई में लपेट दो। दोनों देवरानी जेठानी तुरंत सहमत हो गईं और काम करने चली गईं। ली किंगफेंग और ली किंगहे ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके पास झांगशी के पीछे आज्ञाकारी रूप से घर में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेज पर व्यंजन सामान्य से कहीं अधिक मात्रा में थे, जिनमें कई ऐसे व्यंजन भी शामिल थे जो किंगफेंग और किंगहे को बहुत पसंद थे। झांग स्वयं रसोई में जाकर उन्हें बनते हुए देखने गए। मैंने बच्चे को सावधानीपूर्वक अपने बगल में रखी एक गद्देदार कुर्सी पर बिठा दिया और उसे कुर्सी की पीठ के सहारे आराम करने दिया। बच्चा अभी भी सुस्त था, तेजी से सांस ले रहा था और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा लाल हो गया था। ये बच्चा छूने पर थोड़ा गर्म लग रहा है। सुश्री झांग ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से बच्चे के माथे को छुआ और चिंता से कहा। इससे पहले कि ली किंगफेंग कुछ कह पाती, ली किंगहे ने चुपचाप अपनी उंगली बढ़ाई और सूती गद्देदार कोट के ऊपर से बच्चे की पीठ पर एक जगह को धीरे से छुआ। कोमल, नम आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे प्रवाहित हुई, जिससे बच्चे की कमजोर और अनियमित सांसें धीरे धीरे शांत हो गईं। बच्चे की तेज सांसें जल्दी ही शांत हो गईं और उसकी सिकुड़ी हुई भौहें थोड़ी ढीली पड़ गईं। कुछ नहीं है माँ, शायद उसे सर्दी लग गई थी और भूख भी लग रही थी। ली किंगहे ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और शांत भाव से कहा, उसे थोड़ी देर और सोने दो और बाद में उसे थोड़ा गर्म दलिया खिलाने की कोशिश करो। झांग को थोड़ी राहत मिली और उसने अपने दोनों बेटों को खाने के लिए बुलाया। खाने की मेज पर ली किंगफेंग ने अनजाने में बातचीत को मान एन के लिए पत्नी ढूंढने की ओर मोड़ दिया, जिसे ली किंगहे ने मेज के नीचे पैर पटक कर रोक दिया। परिवार के लोग शायद ही कभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और रोजमर्रा की बातों पर चर्चा करते हैं, जिससे वे कुछ समय के लिए बाहर की परेशानियों को भुला सकें। बर्बर जनजाति के क्षेत्र की सीमा पर विशाल घास के मैदानों में हाल ही में हुए युद्ध से खून की दुर्गंध अभी तक दूर नहीं हुई थी। मानहू के छोटे भाई मानये के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी, जिसमें परमानंद और धूर्तता का मिश्रण था। उसने और रक्त भेड़िया जनजाति के डोलोंग ने मिलकर मानहू के वफादार रक्षकों के अंतिम समूह का पूरी तरह से सफाया कर दिया था। लोगों के दोनों समूह थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े थे, जिससे एक अजीब सा माहौल बन गया था। हा भाई डोलोंग, शाबाश, मेरे भाई के जिद्दी चमचों का आखिरकार काम तमाम हो गया। मान्य जोर से हंसा और अपनी बाहें फैलाते हुए मानो खुशी से आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहता हो। बर्बर सरदार के पास कुछ चालाक तरीके हैं, डोलोंग ने बनावटी मुस्कान के साथ जवाब दिया और आगे बढ़ गया। दोनों एक दूसरे के करीब आए, उनकी मुस्कान और चौड़ी होती गई, लेकिन उनकी आंखें और भी ठंडी होती गईं। ठीक उसी समय जब उनके कंधे टकराने ही वाले थे, वाइल्ड मैन की आंखों में भयंकर क्रोध झलक रहा था। उसकी आभा तीव्र हो गई और अचानक उसके शरीर के चारों ओर 6 खून जैसी लाल नसें उभर आईं। उसकी आस्तीन में छिपा विशैला खंजर तेजी से डोलोंग के दिल की ओर बढ़ा। यह हमला तेज और बेरहम था। आप ब्लड वुल्फ जनजाति के भयंकर सेनापति से जैसी उम्मीद थी। नाजुक क्षण में डोलोंग अचानक पीछे की ओर झुक गया, जिससे उसकी 6 खून जैसी लाल नसें दिखाई दी और उसका दाहिना हाथ तेजी से आगे बढ़ा और मान्य की कलाई पकड़ ली। खटखट, खंजर डोलोंग की छाती पर लगे चमड़े के कवच को छूते हुए निकल गया, जिससे चिंगारियां उड़ने लगीं। डोलोंग बाल बाल जानलेवा चोट से बच गया, लेकिन उसकी बांह बुरी तरह कट गई और दर्द से जल रही थी। तुम्हारे जैसे जाहिलों का सत्यानाश हो। डोलोंग गुस्से से आग बबूला था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसके आसपास मौजूद सभी लोगों के कान बजने लगे। मैंने अभी अभी तुम्हारे अपने भाई से छुटकारा दिलाने में तुम्हारी मदद की। उसका शरीर अभी ठीक से ठंडा भी नहीं हुआ है, और तुम इतने धोखेबाज हो। तुमने अपने साथी को भी पीठ में छुरा घोंपा। क्या तुम्हें अपने पूर्वजों के दंड का डर नहीं है कि तुम्हारी भयानक मौत होगी? वाइल्डनेस का हमला चूक गया और डोलोंग की ताकत से वह 2 कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे की बनावटी मुस्कान पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह नग्न क्रूरता और तिरस्कार ने ले ली। छी डोरोन, तुम ये नाटक क्यों कर रहे हो? हमारी दोनों जनजातियां पीढ़ियों से कट्टर दुश्मन हैं। बर्बर राजा जनजाति के कितने योद्धा तुम्हारी रक्त भेड़िया जनजाति के हाथों मारे गए हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूं और तुम्हारी साजिश नहीं समझ पा रहा? एक बार जब मैं अपने आंतरिक संघर्ष को सुलझा लूंगा, तो क्या मैं तुम्हारा अगला निशाना नहीं बनूंगा? तुम सब तो बस घास के मैदानों में मांस चरने वाले जंगली भेड़िए हो। जमीन खोदने वाले बेवकूफ़ जंगली सुअर होने का नाटक मत करो। उसने अचानक हाथ हिलाया और अपने भरोसेमंद सलाहकारों पर क्रोधित होकर चिल्लाया। बर्बर, सिग्नल फ्लेयर दागो, अतिरिक्त सेना बुलाओ। हाँ बॉस। उसके बगल में खड़े एक दुबले पतले आदमी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अपनी पीठ के पीछे से एक संकेत तीर निकाला, अपना धनुष उठाया और उसे आकाश में चला दिया। वूश, स्नैप, तेज चीख और उसके साथ फूटती लाल रोशनी अंधकार में आकाश के बीच स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आई। डोलोंग का चेहरा एकदम बदल गया। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी।
उसे उम्मीद नहीं थी कि बर्बर लोग इतने निर्दयी होंगे, न केवल छुपकर हमला करेंगे बल्कि जाल भी बिछाएंगे। तुम नीच बदमाश हो, तुम बेशर्म बदमाश हो। ड्रोलोंग गुस्से से कांप उठा, क्योंकि वह जानता था कि स्थिति निराशाजनक है। उसने तेजी से अपनी तलवार से पास आते हुए उस बर्बर पर वार किया, गति का उपयोग करके दूरी बनाई और अपने ही आदमियों पर चिल्लाया। ब्लड वुल्फ कबीले के योद्धाओं, पीछे हटो, अभी पीछे हटो, मैं तुमसे ये खून का बदला जल्द ही चुकाऊंगा। उसने मानये को गुस्से से घूरा, फिर अपने बचे हुए आदमियों को लेकर मानये के 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को कोसते हुए अस्त व्यस्त हालत में कबीले के बाहरी इलाके की ओर भागा और पलक झपकते ही विशाल घास के मैदान में गायब हो गया। ब्लड वुल्फ जनजाति को दहशत में पीछे हटते देख पहले संकेत देने वाला खूंखार कुत्ता सैवेज वाइल्डर के पास पहुंचा और फुसफुसाया, बॉस, क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? जब वे मेरा पीछा करो। मैनये ने मुंह भरकर खून से सनी लार थूकी, उसकी आंखों में धूर्तता की चमक थी। ये अतिरिक्त सैनिक किस लिए हैं? मैं तो बस उन्हें धोखा दे रहा था। भला कौन भाई की हत्या जैसा घिनौना काम करेगा और सिंहासन हथिया लेगा और फिर खुलेआम इतने सारे लोगों को हत्या के लिए भेजेगा? क्या उन्हें डर है कि दूसरों को पता नहीं चलेगा? बेवकूफ़, जल्दी करो, इससे पहले कि ब्लड वुल्फ जनजाति के उन बेवकूफ़ों को पता चले कि यह नकली है। चलो पीछे हटते हैं, वापस अपनी जनजाति के पास चलते हैं। भयंकर, उसने अपने एक विश्वासपात्र को बुलाया जो असामान्य रूप से हट्टा कट्टा था और जिसके चेहरे पर एक निशान था। मालिक, मैनली आगे बढ़ा। मानये ने अपनी जेब से बाघ के सिर की नक्काशी वाला एक डोमिनो निकाला। यह उसके बड़े भाई मानहू की निशानी थी। उसने इसे मानली के हाथ में थमा दिया और तेजी से बोला, कुछ चतुर और भरोसेमंद आदमियों को साथ ले जाओ। मेरे बड़े भाई के प्रति वफादार कबीले के सरदारों और उन सबसे हठी योद्धा सेनापतियों को तुरंत बुलाओ। मेरे बड़े भाई के नाम पर कहो कि सरदार के पास अत्यावश्यक सैन्य जानकारी है और उन्हें युवा राजकुमार के भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर पहले से चर्चा करने की आवश्यकता है और उन्हें तुरंत केंद्रीय कमान के तंबू में बैठक के लिए बुलाओ। उसने मैनली की आंखों में ध्यान से देखा और जोर देकर कहा, याद रखना, उन्हें बताना कि यह आपातकालीन स्थिति है, कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। हल्का सामान लेकर आओ और जल्दी पहुंचो, समझे? स्पष्ट। मैनली ने जोर से सिर हिलाया, डोमिनोज उठाए और उसकी आंखों में एक निर्मम चमक दिखाई दी। के सिवाय प्रत्येक। वाइल्डनेस अपने घोड़े पर सवार हुआ, अपनी तलवार निकाली और उसे जनजाति की ओर तान दिया। उसकी आवाज में मुश्किल से दबाई गई उत्तेजना और हत्या का इरादा झलक रहा था। पूरी गति से मेरे पीछे पीछे बर्बर राजा के कबीले में वापस चलो। स्थिति को स्थिर करो और मेरी मदद करो राजा बनने में। होंगमेन में भोज, आध्यात्मिक क्षेत्र में अनौपचारिक बातचीत। बर्बर राजा की जनजाति के विशाल केंद्रीय कमान तंबू के अंदर। मोमबत्ती की बड़ी बड़ी मशालें चटकती और जलती रहीं, जिससे तंबू के अंदर का हिस्सा रोशन हो गया। एक लंबी नीची मेज पर सुनहरे भूरे रंग के भुने हुए मेमने और तेज शराब से भरे बड़े बड़े बर्तन रखे थे। मानली द्वारा मानहू जनजाति के नेता के तत्काल बुलावे का बहाना बनाकर यहां बुलाए गए लगभग 1 दर्जन कबीले के सरदार और योद्धा सेनापति एक साथ बैठे थे। वातावरण कुछ गंभीर और संदेहपूर्ण था, क्योंकि उनमें से अधिकांश मानहू जनजाति के कट्टर समर्थक थे। मैनये अपने बड़े भाई की मूल सीट पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और वह बार बार अपना गिलास उठाकर उसे पीने के लिए प्रेरित कर रहा था। चलो भाइयों, पी लो, ये मेरी अनमोल शराब है। मेरे बड़े भाई, खांसी, उन्हें कुछ ज़रूरी काम है, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। सब लोग खाओ पियो। कई दौर के पे और अच्छी मात्रा में मांस खाने के बाद भी बाघ प्रकट नहीं हुआ, जिससे तंबू में मौजूद कुछ अधिक सीधे सादे अनुभवी जनरलों में बेचैनी पैदा हो गई। बाटू नाम के एक घने दाढ़ी वाले योद्धा सेनापति ने अचानक अपना शराब का प्याला नीचे रख दिया और कर्कश स्वर में पूछा, जंगली इलाकों के उप प्रमुख, हमने अपनी शराब और मांस खा लिया है। प्रमुख, आपके सामने कौन सी अत्यावश्यक सैन्य स्थिति है? आपने अब तक खुद को क्यों नहीं दिखाया? हमें यहाँ सिर्फ पीने के लिए नहीं बुलाया गया था। एक अन्य नेता ने भी अपनी राय व्यक्त की। जी हाँ, उप प्रमुख ने हमें किस लिए बुलाया है? लिटिल प्रिंस का मामला, क्या वह अभी बहुत दूर नहीं है? पूछताछ का सामना करते हुए मानये की मुस्कान अपरिवर्तित रही, लेकिन उनकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। उन्होंने धीरे से अपने लिए एक और कटोरा शराब डाली। सीधे जवाब देने के बजाय उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों की ओर देखा और धीरे धीरे और सोच समझकर कहा, इतनी जल्दी क्या है बड़ा भाई? क्या वह अभी यहाँ नहीं है? उनके बोलने से पहले ही पर्दा उठ गया। बारबेरियन हाउंड, जो वाइल्डनेस का एक भरोसेमंद लेफ्टिनेंट था, काले कपड़े से ढकी एक ट्रे लेकर सिर झुकाए और भारी कदमों से अंदर आया और तुरंत ही पूरे तंबू में खून की तेज गंध फैल गई। सभी की निगाहें उस पर टिक गईं और एक अशुभ आशंका सब पर छा गई। उस बर्बर कुत्ते ने ट्रे को जंगली आदमी के सामने रखी नीची मेज पर रख दिया। मानये के चेहरे से मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई, उसकी जगह एक क्रूर शीतलता छा गई। उसने हाथ बढ़ाया और भीड़ की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच अचानक ट्रे को ढकने वाला काला कपड़ा फाड़ दिया।
घने बालों और दाढ़ी वाला एक सिर, चौड़ी खुली आंखें और असीम क्रोध और आक्रोश का भाव अचानक सबके सामने प्रकट हो गया। यह कोई और नहीं बल्कि बर्बर राजा बर्बर बाघ है। आह नेता, तुम बर्बर हो, तुम। तंबू में अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार, दहाड़े और मुट्ठियों की धमक हवा में गूंज उठी। बाटू और कई अन्य वफादार पूर्व सैनिक दुख और क्रोध से व्याकुल होकर लगभग आगे की ओर झपट पड़े। स्विश स्विश स्विश। ठीक उसी क्षण विशाल तंबू की मोटी फैल्ट की दीवारें अचानक बाहर से फट गईं। काले चमड़े के कवच पहने, अलग अलग संख्या में चमकती नसों वाले और कृपाण शक्तिशाली धनुष और क्रॉसबो लिए हुए अनगिनत बर्बर योद्धा अंदर घुस आए और तंबू को पूरी तरह से घेर लिया। ठंडे ब्लेड और चमकते तीर तंबू में मौजूद हर उस व्यक्ति पर निशाना साध रहे थे जिसने विरोध करने की कोशिश की। हवा में जानलेवा इरादे की गंध फैली हुई थी जिससे वहां मौजूद हर कोई दम घुट रहा था। मान ये धीरे धीरे उठा। उसने अभी अभी पी हुई शराब का कटोरा उठाया और ट्रे पर रखे अपने बड़े भाई के भावहीन सिर की ओर देखे बिना ही उसने तंबू में बैठे लोगों की ओर देखा। उसकी आवाज़ बर्फीली और ठंडी थी। सब लोग, ये फालतू की बातें बंद करो। जो मेरी आज्ञा का पालन करेंगे वे समृद्ध होंगे, जो मेरा विरोध करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। क्या तुम मेरे साथ यह प्याला, ये जंगली और अनियंत्रित प्याला, साझा करने को तैयार हो और धन और सम्मान साझा करने को तैयार हो? या क्या तुम नीचे जाकर मेरे बड़े भाई का साथ देना चाहोगे? डॉट 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 डॉट। मानन के साथ हुई घटना के बाद ली किंगहे का जीवन सामान्य हो गया। यदि आध्यात्मिक क्षेत्र में वर्षा लाने का समय आ गया है तो वर्षा लाओ। यदि ध्यान और ऊर्जा संवर्धन में लगे 5 छोटे मूली के सिरों पर नजर रखने का समय आ गया है तो उन पर नजर रखो। बच्चों का आत्मनियंत्रण उनकी नाक के नीचे धीरे धीरे सुधर रहा था। उस दोपहर सूरज बहुत तेज चमक रहा था। ली किंगहे एक पुरानी बेंत की झूला कुर्सी पर आराम से लेटे हुए थे। उनके बगल में एक छोटी पत्थर की मेज पर चायदानी और प्याले रखे थे। चाय अभी भी गर्म थी। उन्होंने अपनी आंखें आधी बंद कर लीं और अपने दैनिक अवकाश का आनंद लिया। चौथा भाई, चौथा भाई। जैसे जैसे वे पास आते गए, चीख पुकार की आवाज़ तेज होती गई। पलक झपकते ही ली किंगफेंग ली किंगहे के बगल में पहुंच गया। ली किंगहे ने अपनी पलकें भी नहीं उठाईं। मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली, तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? ली किंगफेंग पास ही की एक सपाट चट्टान पर बैठ गया और सीधे मुद्दे पर आ गया। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं कुछ दिनों में किंगजुआन गार्ड्स की एक टुकड़ी को ब्लैक माउंटेन के बाहरी इलाके में ले जाने की सोच रहा हूँ। सबसे पहले उन्हें असली लड़ाई में जंगली जानवरों का शिकार करने दें और उनके कौशल का अभ्यास कराएं। दूसरे, हमें उन्हें दिखाना होगा कि असली राक्षसी जानवर कैसे दिखते हैं और वे कितने खूंखार होते हैं। शहर में नकली हुनर का अभ्यास करने से काम नहीं चलेगा, हमें खून देखना होगा। और उन छोटे शैतानों को, उसने पास ही खेत के किनारे पालथी मारकर बैठे लिन लुओ और बाकी लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, अब समय आ गया है कि उन्हें बाहर ले जाकर उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया जाए, उन्हें दुनिया दिखाई जाए और खून की गंध महसूस कराई जाए। वह थोड़ा और करीब आया। उसके चेहरे पर हल्की सी खुशामद भरी मुस्कान थी। चौथे भाई, आप ब्लैक माउंटेन के बाहरी इलाकों के चलते फिरते नक्शे हैं, सबसे अनुभवी। क्या आप कृपया इस बार पहाड़ों में हमारे मार्गदर्शक बन सकते हैं? हमें रास्ता दिखाए। ली किंगहे ने अपनी चाय का कप उठाया, धीरे से एक घूंट लिया और तुरंत सहमति नहीं जताई। उसकी प्रतिक्रिया देखकर ली किंगफेंग मुस्कुराया, अपने हाथों को आपस में रगड़ा और फिर विषय बदल दिया। अरे चौथे भाई, हाँ, सिगरेट और हैं क्या? क्या आप मुझे कुछ और ला सकते हैं? वह उस छोटी लकड़ी की पेटी को लालसा भरी निगाहों से देखता रहा जिसे ली किंगहे ने छोटी मेज पर रखा था। ली किंगहे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, उसकी ओर देखा और चिड़चिड़ाते हुए कहा, तीसरे भाई, क्या मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले ही ये 10 नहीं दिए थे? मैंने तुम्हें इन्हें बनाना भी सिखाया था, तो इन्हें खुद ही बना लो। ली किंगफेंग परेशान दिख रही थी। मैंने कर दिखाया। मैंने आपके निर्देशों का अक्षरशः पालन किया, लेकिन जो मैंने बनाया है वह आपके बनाए हुए से बिल्कुल अलग है। ताजगी की तो बात ही छोड़िए, ऐसा लग रहा है जैसे मिर्च पाउडर निगल लिया हो, गला जल रहा है और फेफड़ों में दर्द हो रहा है। यह उन सिगरेटों जैसा बिल्कुल नहीं है जो आपने बनाई थी। चौथे भाई मुलायम और तेज। उसकी नज़रें तेज थीं और उसने देखा कि ली किंगहे ने जिस लकड़ी के बक्से को लापरवाही से खोला था उसमें लगभग 5 सिगरेट के रोल अकेले पड़े थे। ली किंगहे ने बेबसी से अपना सिर हिलाया, डिब्बे से 2 सिगरेट निकाली, एक अपने मुंह में रखी, दूसरी ली किंगफेंग की ओर फेंक दी, अपनी उंगलियों को आपस में रगड़कर मुंह में रखी सिगरेट को जलाया और फिर ली किंगफेंग के लिए उसे भी जला दिया। जैसे ही दोनों ने धुआं छोड़ा, उनकी निगाहें सामने फैले हरे भरे और समृद्ध आध्यात्मिक क्षेत्र पर पड़ीं। आध्यात्मिक चावल की भारी बालियां पीली पड़ने लगी थीं और कई आध्यात्मिक फलों के पेड़ छोटे कच्चे फलों से लदे हुए थे। तीसरा भाई, ली किंगहे ने लिंगटियन की ओर देखा और धुएं का छल्ला छोड़ा। ये आध्यात्मिक बीज कुछ महीनों में कटाई के लिए तैयार हो जाने चाहिए, है ना? क्या आपके संप्रदाय के कर वसूलने वाले जल्द ही आपके दरवाजे पर आने वाले हैं?
ली किंगफेंग ने अपनी सिगरेट की राख झाड़ी और दूर कहीं देखने लगा। कौन यकीन से कह सकता है? मैं कैसे अनुमान लगा सकता हूं कि वे अपना हिस्सा लेने कब आएंगे? वांग तेजू अपने संप्रदाय में दीक्षा लेने के लिए वापस चला गया था और तब से लगभग आधा साल बीत चुका है। मैंने तब से उससे कोई संपर्क नहीं किया है। मुझे आश्चर्य है कि वह अब कैसा होगा। फिर ली किंगहे ने पूछा, मान एन का क्या हुआ? 1 सप्ताह से अधिक समय हो गया है और अभी तक कोई खबर नहीं है। ली क्विंगफिंग ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मेरे किसी भी आदमी ने कोई खबर नहीं दी है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें नहीं हैं। ली किंगफेंग ने हाथ हिलाकर सिगरेट की राख जमीन पर झाड़ दी। अभी सबसे ज़रूरी बात तो अगले महीने की है। पैतृक भवन, हमारे पिता ने कहा है कि यह 18 मार्च से पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए। उस दिन हमारे परदादा का जन्मदिन है। हमें उसी दिन भवन का उद्घाटन करना है। हमें अपने परदादा और दादाजी को धूमधाम से आमंत्रित करना है। हमें अपने मेहमानों के लिए एक भव्य भोज भी आयोजित करना है। ली किंगहे ने अपने होंठों के कोने को थोड़ा सा हिलाया। क्या यह अच्छी बात नहीं है? बहुत बढ़िया, अब वे धनी परिवार आपको, गैरिसन कमांडर को, भेंट चढ़ा सकते हैं। उसका लहजा थोड़ा व्यंग्यात्मक था। लेकिन तीसरे भाई, मुझे थोड़ी जिज्ञासा है, क्या वे धनी परिवार अब भी उनसे कुछ पैसे निकाल सकते हैं? मेरे बड़े भाई की शादी हो रही है, मेरे दूसरे भाई की शादी हो रही है, मेरा जन्मदिन है और फिर छुट्टियों के दौरान वे जो उपहार देते हैं। उनकी जेब में कितने तांबे के सिक्के बचे होंगे। अरे, ये सुनकर ली किंगफेंग को हंसी आ गई। चौथे भाई, तुम उन पुराने धूर्तों को कमा रहे हो। उनके पास पैसों की कमी कैसे हो सकती है? हमारे नए शहर में खाने पीने से लेकर दैनिक जरूरतों और परिवहन तक सब कुछ या तो उनके नियंत्रण में है या उनके द्वारा सुगम बनाया गया है। जमीनी परिवहन, जलमार्ग, घाट और सड़कों पर दुकानें, इनमें से कौन सी चीज़ मैंने उनके साथ साझा नहीं की जिससे वे खूब धन कमा सकें? कर देने को तैयार नहीं। छी, दूसरे कस्बों और शहरों से धनी परिवारों की लंबी कतार लगी है जो बीच में घुसकर अपना दान देना चाहते हैं। उन्हें बस डर है कि उनके पास संपर्क नहीं है। हमारा नया कस्बा इस समय बहुत डिमांड में है। दोनों ने अपनी सिगरेट के कुछ और कश लिए और सूरज की रोशनी में धुएं को धीरे धीरे गायब होते हुए देखा। आप लोगों को पहाड़ों में कब लाने की योजना बना रहे हैं? ली किंगे ने पूछा। 3 दिन बाद। ली किंगफेंग ने अपनी सिगरेट बुझा दी। वे गार्ड में से आदमियों का चयन कर रहे हैं। चयन हो जाने के बाद हम रवाना हो जाएंगे। ठीक है। ली किंगे उठ खड़ी हुई और उसने अपने अंगों को फैलाया। संयोगवश पूर्णिमा आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं और मुझे ऊर्जा जुटाने के लिए पहाड़ों में जाना होगा, इसलिए ये कुछ ऐसा है जो मैं रास्ते में कर सकता हूँ। ओह ओह, चौथे भाई, ली किंगफेंग भी खड़े हो गए और उन्होंने एक दुर्लभ गंभीर स्वर में एक प्रश्न पूछा। तुम्हें ची ऊर्जा कब तक एकत्रित करने की योजना है? क्या तुम्हें वास्तव में तीसरे भाई की मदद की जरूरत नहीं है? आखिरकार, मैं ची ऊर्जा शोधन स्तर का साधक हूँ। ली किंगे ने उसकी ओर एक नज़र डाली। तीसरे भाई, अभी 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय बचा है। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं चाहता, लेकिन साधना विधि पूरी हो चुकी है। क्या आप अपनी साधना को बाधित करके और मेरी विधि को फिर से सीखने के लिए शुरुआत से तैयार हैं? साधना के प्रति आत्मत्याग शब्द सुनते ही ली किंगफेंग ने अपना सिर जोर से हिलाया। कोई बात नहीं, भूल जाओ मैंने कुछ कहा था। मैं अब जा रहा हूँ। मैं 3 दिन में तुमसे मिलने आऊँगा। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। अपना ख्याल रखना, तीसरे भाई। मैं तुम्हें विदा करने नहीं आऊँगा। ली किंगे ने जाते हुए उसकी आकृति को देखा और लापरवाही से जवाब दिया। उसने अनजाने में मेज पर रखे छोटे लकड़ी के डिब्बे को छुआ, मानो एक और सिगरेट निकालना चाहता हो। मेरा हाथ व्यर्थ ही आगे बढ़ा। नीचे देखने पर मेज बिल्कुल खाली थी। सिगरेट ही नहीं, बल्कि उन्हें रखने वाला छोटा सा लकड़ी का डिब्बा भी कहीं नहीं दिख रहा था। ली किंगे तुरंत समझ गया और उसके भीतर क्रोध का ज्वार उमड़ आया। उसने ली किंगफेंग की ओर दहाड़ मारी। उसकी सांसें उसके दांतियान से बाहर निकल रही थीं। ली किंगफेंग, तुम कमीने! राक्षसों का वध करने के लिए पहाड़ों में प्रवेश करते समय मैंने अपना एक हाथ खो दिया। 3 दिन बाद शिनचेन सैन्य शिविर के अभ्यास मैदान में चयन प्रक्रिया का समापन हुआ। सैकड़ों लोगों में से 30 युवा और मजबूत पहरेदार अलग ही नजर आ रहे थे। ली किंगे सबसे आगे चल रही थी, उसके पीछे लिन लुओ समेत 5 बच्चों का एक समूह था। ली किंगफेंग सबसे पीछे हवा में मंडराते हुए समूह के पीछे के हिस्से का जायजा ले रही थी। समूह ब्लैक माउंटेन के बाहरी इलाके में स्थित जंगलों में पहुंचा। ली किंगे को सबसे पहले कुछ सामान्य जंगली जानवर मिले, जैसे भेड़िए, जंगली कुत्ते, काले भालू, जंगली सुअर और कम विष वाले कुछ सांप, और उसने 30 पहरेदारों को मिलकर उनका शिकार करने का आदेश दिया। वह एक तरफ से देखता रहा और कभी कभी आवाजें निकालकर जानवर की घातक कमजोरियों और उनसे निपटने के तरीकों की ओर इशारा करता रहा। पहली बार हमलावर जानवर का सामना कर रहे कई युवा रक्षकों में साहस और अनुभव की कमी थी। वे एक कदम धीमे पड़ गए, नुकीले पंजों से खरोंच खा गए और क्रूर बल के कारण नीचे गिर पड़े, जिससे उन्हें भारी खतरा हुआ।
सौभाग्य से ली किंगहे की दिव्य चेतना हमेशा उन पर नजर रखती थी, और जब भी कोई संकट उत्पन्न होता वह उसे हल करने के लिए तलवार की किरण छोड़ता था। जैसे जैसे समूह ब्लैक माउंटेन में और गहराई तक जाता गया, उन्हें जिन जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा वे और भी अधिक हिंसक होते गए। पिछले दिनों की सिस्टम इंटेलिजेंस के आधार पर ली किंगहे ने एक ऐसे जंगली सुअर दानव जानवर को चुना जो अभी अभी एक जंगली जानवर से दानव में परिवर्तित हुआ था और जिसे अपनी दानवी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में मांस और रक्त की तत्काल आवश्यकता थी। उन्होंने अपनी टीम को खुफिया रिपोर्ट द्वारा बताए गए स्थान की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ाया और कुछ ही देर बाद जमीन में हल्का कंपन महसूस हुआ। जंगल से एक असामान्य रूप से बड़ा जंगली सुअर निकला। उसकी भूखी निगाहें तुरंत उसके सामने खड़े ऊर्जावान मनुष्यों के समूह पर टिक गईं। वह दहाड़ता हुआ, जमीन पर पैर पटकता हुआ, धूल उड़ाता हुआ भीड़ पर टूट पड़ा। उसकी भयंकर आभा से आगे की पंक्ति में खड़े किंगजुवान गार्ड्स का चेहरा पीला पड़ गया। उनके हाथ पसीने से भीग गए और उन्होंने अपने हथियार कसकर पकड़ रखे थे। तीसरा भाई, ली किंगहे ने ऊपर की ओर देखा और आकाश की ओर चिल्लाया। शब्द पूरे होने से पहले ही वूश 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 आकाश से 4 चमकदार सुनहरे तीर पलक झपकते ही नीचे आए। उन्होंने जंगली सुअर के चारों खुरों पर सटीक निशाना साधा। आओ! जंगली सुअर ने दर्द भरी चीख मारी और उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। जबरदस्त गति के कारण वह कई मीटर तक जमीन पर घिसकता और लुढ़कता चला गया, जिससे सबके सामने एक गहरी खाई बन गई और धूल के बादल उड़ने लगे। तभी ली किंगहे ने अभी भी भयभीत समूह को करीब ले जाकर जंगली सुअर से लगभग 6 या 7 मीटर की दूरी पर रोक दिया। 10 फीट से अधिक ऊंचे उस विशालकाय शरीर को देखकर और संघर्ष करते समय उससे निकलने वाली भयानक शक्ति को महसूस करके वहां मौजूद सभी लोग सदमे में हौंफने लगे और आकाश में उड़ रहे रक्षक को विस्मय से देखने लगे। ली किंगहे ने आसमान की ओर अंगूठा उठाकर सबको दूर रहने का इशारा किया। उसने अपनी ठंडी लोहे की तलवार उठाई और जंगली सुअर से 2-3 मीटर की दूरी पर रुक गया। वह एक तरफ मुड़ा और शांत भाव से समूह को समझाया। ध्यान से देखो, ये जानवर विशालकाय और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। जब ये हमला करता है तो कोई भी इंसान इसे रोक नहीं सकता। इसकी खाल मोटी और सख्त है और साधारण तलवारें और चाकू इस पर मुश्किल से खरोंच भी लगा सकते हैं। लेकिन इसकी कमजोरियां भी स्पष्ट हैं। इसकी आंखें, कान की नलियां, गुदा और गर्दन के नीचे का नर्म मांस जो सख्त बालों से ढका नहीं है, सभी महत्वपूर्ण अंग हैं। भविष्य में यदि आपका सामना जंगल में अकेले ऐसे किसी राक्षस से हो जाए तो याद रखें कि उससे सीधे मुकाबला न करें। उसके चारों ओर घूमने के लिए इलाके का उपयोग करें, उसके कमजोर बिंदुओं पर हमला करें या उसका ध्यान भटकाने के लिए शोर मचाएं। तभी आपको भागने का मौका मिलेगा। जैसे जैसे वह समझाता गया, उसने अपनी तलवार से जंगली सुअर के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर निशान बनाए। हालांकि सुअर के अंग घायल हो गए थे, लेकिन उसकी क्रूरता में कोई कमी नहीं आई थी। ली किंगहे के आने का आभास होते ही वह बुरी तरह छटपटाने लगा और अपने शरीर में प्रकट हुई राक्षसी शक्ति को इकट्ठा करके हमला करने की कोशिश करते हुए एक धीमी, डरावनी गुर्राहट निकालने लगा। हालांकि जब भी वह अपनी राक्षसी शक्ति को उजागर करने का प्रयास करता तो उसकी आंखों में एक राक्षसी प्रकाश चमक उठता। तभी एक तलवार की किरण आती और उसे रोक देती। आओ! दहाड़! जंगली सुअर असहाय होकर दहाड़ सकता था, लेकिन पास ही मौजूद ली किंगहे के सामने वह कुछ भी नहीं था। इस दृश्य ने सभी को अमर गुरु की विधियों की गहरी सराहना करने पर मजबूर कर दिया। ये देखकर कि व्याख्या लगभग पूरी हो चुकी है, ली किंगहे ने और देर नहीं की। कलाई के एक झटके मात्र से ठंडी लोहे की तलवार नीली रोशनी की एक लकीर में बदल गई और जंगली सुअर के सिर को चीरते हुए निकल गई। संघर्ष और दहाड़ अचानक थम गई। उसने अपनी तलवार को कुछ और बार घुमाया और बड़ी सफाई और तेजी से जंगली सुअर के शव को कई बड़े टुकड़ों में काट दिया और दूसरों को निर्देश दिया कि वे मिलकर उसे उस अस्थायी स्ट्रेचर पर उठाएं जिसे वे लाए थे। इन्हें वापस ले जाओ। आज रात हम सबके लिए एक अतिरिक्त भोजन बनाएंगे। मॉन्स्टर मीट, ये बहुत पौष्टिक होता है। ली किंगहे सबसे आगे चल रहे थे, जबकि ली किंगफेंग हवा में सबसे पीछे पीछे आ रहे थे। लूट का पूरा भार लेकर टीम उत्साह और मन में दबी आशंका के साथ अपने घर की यात्रा पर निकल पड़ी। जैसे ही वे नए शहर के पूर्वी द्वार पर पहुंचे, उन्होंने ली किंगलिन को शहर के द्वार पर बेचैनी से इधर उधर देखते हुए देखा। जुलूस को आते देख वह तुरंत दौड़कर उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ा। अरे तीसरे भाई, चौथे भाई, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। ली किंगलिन की आवाज में अत्यावश्यकता भरी हुई थी। दूसरे भाई, क्या हुआ? ली किंगहे को तुरंत कुछ गड़बड़ का आभास हुआ और उसने आगे बढ़कर पूछा। ली किंगलिन ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि घबराकर हवा में चिल्लाए। तीसरे भाई, जल्दी करो, अपना उड़ने वाला शटल नीचे रखो। चौथे भाई, और मुझे ऊपर ले चलो, हम बात करेंगे। ये देखकर ली किंगफेंग ने तुरंत लिन लुओ और अन्य 5 बच्चों को अन्य किंगजुवान गार्डों के साथ राक्षस के मांस को वापस सैन्य शिविर में ले जाने का आदेश दिया। उसने एक उड़ने वाली शटल निकाली और ली किंगहे और ली किंगलिन को हवा में ऊपर खींच लिया। शटल हवा में ऊपर उठ गई, जिससे जमीन से दृश्य और ध्वनि अवरुद्ध हो गई।
दूसरे भाई, अब तुम मुझे बता सकते हो क्या हुआ? ली किंगफेंग ने गहरी आवाज में पूछा। ली किंगलिन ने गहरी सांस ली और जल्दी से कहा, जी हाँ, आज मैं कुछ आदमियों के साथ हेईशान कस्बे से खरीदे गए सामान का एक जत्था वापस ला रहा था। जब हम पुराने बबूल के बाग में पहुंचे, जो कस्बे से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था, तो अचानक सड़क किनारे की झाड़ियों से एक आदमी निकल आया। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी बायां हाथ नहीं था। उसने ठीक वैसे ही मोटे भूरे कपड़े पहने हुए थे जैसे आपने पिछली बार मुझे तैयार करने को कहा था। तीसरे भाई, ली किंगहे और ली किंगफेंग की आंखें एक साथ सिकुड़ गईं। वह आदमी बेहद पीला और बहुत कमजोर था। उसने मुझे रोककर पूछा, यहाँ से किंगजुवान न्यू टाउन तक कितनी दूरी है? उसकी शक्ल देखकर और ये देखकर कि उसने मेरे तीसरे भाई के कपड़े पहने हुए थे, मैंने उससे कहा, सीधे चलते रहो, हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। फिर मैंने उससे पूछा, तुम मेरे तीसरे भाई के कपड़े क्यों पहने हो? वह एक पल के लिए रुका, फिर मुझसे ही पूछा, तुम्हारा तीसरा भाई कौन है? ली किंगलिन ने उस समय की आवाज के लहजे की नकल की। मैंने कहा, मेरा तीसरा भाई, वह तो उड़ने वाला अमर गुरु है। वह हमेशा एक बड़ा धनुष लिए रहता है। ये सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं और वह लड़खड़ाते हुए बोला, स्वर्ग मुझ पर मेहरबान रहा है। आखिरकार तुमसे मिल ही गया। इतना कहते ही उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया और वह बेहोश हो गया। जब मैंने ये देखा और ये देखते हुए कि उसने मेरे तीसरे भाई के कपड़े पहने हुए थे और इतनी अजीब बातें कह रहा था, तो मुझे लगा कि वह शायद तुमसे जुड़ा हुआ है। मैंने देर करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए मैंने तुरंत अपने आदमियों को उसे एक बड़े लकड़ी के बक्से में ठूंसने और चुपके से वापस ले जाने का आदेश दिया। वह फिलहाल छावनी के भीतरी आंगन में एक कमरे में है। मैंने शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से उसकी जांच करवा ली है। उसके घावों पर दोबारा पट्टियां बांध दी गई हैं और इलाज भी कर दिया गया है, लेकिन उसका बहुत खून बह चुका है। उसकी जीवन शक्ति बुरी तरह से कम हो गई है और उसे अभी भी तेज बुखार है और वह बेहोश है। सुनने के बाद ली किंगहे ने तुरंत मुख्य प्रश्न पूछा, दूसरे भाई, कितने लोगों ने तुम्हें उसे वापस लाते हुए देखा? ली किंगलिन ने अपनी छाती थपथपाई, उसकी आंखों में गर्व की झलक थी। चिंता मत करो चौथे भाई, मुझे पता है क्या महत्वपूर्ण है। वापस आते समय मैंने जानबूझकर रास्ता बदल लिया और हवेली में पीछे के द्वार से प्रवेश किया। सामान को लाने में मेरे साथ आए प्रत्येक नौकर को मैंने तुरंत 20 चांदी के सिक्के देकर पुरस्कृत किया, उनके लिए हवेली में काम का इंतजाम किया और यहाँ तक कि उनके परिवारों के लिए नौकरों के क्वार्टर में रहने की व्यवस्था भी की। मैंने उन्हें सख्ती से आदेश दिया कि वे किसी से बात न करें। उन्हें बताओ कि अगर उन्होंने आज जो कुछ देखा उसके बारे में एक भी शब्द बताने की हिम्मत की, तो वे अमर गुरु को नाराज कर देंगे और इसके परिणाम भुगतेंगे। वे सब भयभीत हो गए और बार बार शपथ लेने लगे। सेकंड ब्रदर बेहद सतर्क हैं और उन्होंने स्थिति को बहुत अच्छे से संभाला। ली किंगहे ने सहमति में सिर हिलाया, फिर अपने थैले से एक छोटी सी जैड की बोतल निकाली और उसे ली किंगफेंग को सौंप दिया। तीसरे भाई, इसमें वह जल तत्व का अमृत है जो मैंने पहले एकत्र किया था। ये जीवन शक्ति और रक्त की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम है। तुम पहले दूसरे भाई को वापस ले जाओ और यह अमृत मानन को दे दो। मुझे तुरंत ब्लैक माउंटेन लौटना है। पूर्णिमा नजदीक आ रही है और मैं ची एकत्र करने में देरी नहीं कर सकता। ठीक है, चिंता मत करो चौथे भाई। ली किंगफेंग ने जैड बोतल ली। ध्यान से चौथे भाई, सड़क पर सावधान रहना। ली किंगलिन ने भी अपनी चिंताजनक सलाह दी। बिना कुछ और कहे ली किंगहे पलक झपकते ही उड़ते हुए शटल से कूद गया, हरे रंग की एक लकीर में बदल गया और वापस ब्लैक माउंटेन की ओर चल पड़ा। भयंकर 500 लोगों की एक साथ गर्जना से कान बहरे कर देने वाली आवाज उत्पन्न हुई। क्या आप समर्पण करते हैं? कपड़े, क्या तुम भी उसकी तरह ताकतवर बनना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, चीख पुकार इतनी तेज होती गई कि कमांड प्लेटफॉर्म लगभग पलट ही गया। अच्छा, ली किंगफेंग ने अपना हाथ लहराया। मैं आपको बता दूं, आपके मुख्य प्रशिक्षक बिल्कुल आपकी ही तरह आध्यात्मिक जड़ों से रहित हैं। उनका मार्ग आध्यात्मिक जड़ों के बिना भी शक्तिशाली बनने का मार्ग है, मनुष्यों के लिए स्वर्ग का मार्ग। उनकी आवाज अचानक उत्साह से भर उठी। अगले महीने की शुरुआत में मुख्य प्रशिक्षक पूरी सेना के लिए एक भव्य मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। किंगजुवान गार्ड के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। शीर्ष 50 विजेताओं को मुख्य प्रशिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से शरीर को मजबूत करने की यह विधि सिखाई जाएगी। यह अवसर आपके सामने है। चाहे तुम ड्रैगन बनो या कीड़ा, चाहे तुम ताकतवर बनो या कायब बने रहो, ये सब तुम्हारी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। तुम सब कमर कस लो और जमकर अभ्यास करो। गर्जन, पूरा सैन्य शिविर पल भर में जोश से भर गया। उन्मादपूर्ण जयकारे और चर्चाएं आसमान तक गूंज उठीं। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे उन सभी पहरेदारों का जुनून भड़क उठा जो आध्यात्मिक जड़ों से रहित थे और सत्ता के लिए तरस रहे थे। नियुक्ति समारोह के बाद ली किंगफेंग और मान एंड गैरिसन के अध्ययन कक्ष में लौट आए। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? ली किंगफेंग ने एक कप चाय डाली और उसे मान एन को दे दी। मान एन ने इसे स्वीकार कर लिया, उनका चेहरा गहरी भावनाओं से भर गया था।
धन्यवाद महोदय, मुझे एक बार फिर सबके सामने गर्व से खड़े होने का यह अवसर देने के लिए। आपका अधीनस्थ। वह रुका, आगे कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में राहत की एक झलक दिखाई दी। ली क्विंगफिंग ने अपना हाथ लहराया। यही आपका हक है। आपने पीछा करने वालों को भगाने और हमारे नए शहर को उनकी गोलीबारी से मुक्त कराने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। आपकी वफादारी और बहादुरी इस भरोसे और इस पद के हकदार हैं। जब उस दिन का जिक्र हुआ तो मान यून का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन फिर वह दोबारा दृढ़ हो गई। जब मैं होश में आया तो मैंने आपको घटना की जानकारी दी, महोदय। पीछा करने वालों की दूसरी लहर में मान गु नाम का एक कुशल योद्धा भी था, जो रक्त रूपांतरण के 5वें स्तर पर था। वह मान ये का विश्वासपात्र था और उसके कई अधीनस्थ तीसरे और चौथे स्तर पर थे। मेरा अधीनस्थ पहले से ही घायल था। उनकी संख्या हमसे कहीं अधिक थी और उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अंत में उसने केवल अपने बाएं हाथ की कीमत चुकाई, चोट के बदले जीवन प्राप्त किया, मानगु को गंभीर रूप से घायल किया और मात्र भाग्य से बच निकला। उसने अनजाने में अपनी खाली बाईं आस्तीन को छुआ। बड़ों द्वारा दिए गए कपड़े पहनने और एक साधारण पट्टी लगाने के बाद मैंने रुकने की हिम्मत नहीं की। मैंने जानबूझकर अपने ठिकाने का खुलासा किया और उन्हें घसीटते हुए किंगशुई कस्बे तक ले गया, उन्हें बेबस होकर देखते रहने के लिए मजबूर किया जब तक कि मैं एक आबादी वाले इलाके में भाग नहीं गया और फिर रुक गया। उसके बाद मैं छिप गया और एक कम आबादी वाले गांव में किंगजुवान न्यू टाउन के बारे में सावधानीपूर्वक जानकारी जुटाता रहा। मैंने लंबी यात्रा की। सौभाग्य से, ईश्वर की कृपा से मुझे पहले ही दूसरे गुरु से मिलने का अवसर मिला, जिससे मेरी जान बच गई। जिंदा वापस आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ली किंगफेंग ने उसके कंधे पर थपथपाया। ओह हाँ, यूफू की माँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या मैंने पिछले कुछ दिनों में आपका अच्छे से ख्याल रखा है?